आप अपनी जाति पे गर्व करो, भाई हम क्षत्रिय हैं, हम गर्व कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन गर्व करने का मतलब नहीं है, ये नहीं है कि आप दूसरे आदमी को हीन दृष्टि से देखो। देखो आप बताओ भाई, जो भी आदमी कोई भी काम कर रहा है, आज भी जो काम कर रहा है, अब हमारे मान लीजिए सड़क पे कोई हमारा स्वीपर भाई जो है सफाई कर रहा है, आप खुद महसूस करो ना भाई, ये आदमी गंदगी को साफ कर रहा है, हमारे समाज में सफाई कर रहा है। अगर ये नहीं होगा तो एक दिन आप नहीं रह सकते हैं, तो वो आपका सहयोगी है। मुझे उम्मीद है किसी दिन ऐसा होगा जिस दिन इतिहास का डिस्कशन खत्म हो जाएगी, भाई पता दो कि हाँ राणा सांगा ने क्या किया, बाबर ने क्या किया, मीराबाई ने क्या किया, कोई ऐसी टीम गठित हो जो ये डिसाइड करके बता दे वंस एंड फॉर ऑल। क्योंकि अगर इतिहास पे बहस लगातार होती रहेगी तो देश कभी संगठित हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि कहते हैं ना गड़े मुर्दे उभर के बाहर आते ही हैं। हर भारतीय व्यक्ति को भारतीय विचारधारा के अनुरूप जो बात लिखी हुई है उसको ही मानना चाहिए। हम बाबरनामा क्यों मानेंगे? बाबर हमारा दुश्मन था, आक्रमणकारी था, उससे हमारे देश का चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो उसका कोई लेना देना नहीं है। जो यहाँ पे हिंदुस्तान में जो मुस्लिम भाई हैं वो लोग भी तो 4 पीढ़ी 10 पीढ़ी पहले जो है हमारे ही भाई बंधु थे। नमस्कार, मेरा नाम सुशील सिंह है, आप इकोलेस देख रहे हैं। इकोलेस में आज हमारे साथ हैं शेर सिंह राणा जी, बड़े भाई हैं। इनका नाम जो जन्म का नाम है वो पंकज सिंह पुंडीर है। 17 मई 1976 में उत्तराखंड के रुड़की में इनका जन्म हुआ था। इनका जीवन एक साहसिक और गाथा और संकल्प की कहानी है। एक गर्वित राजपूत राणा परिवार में इनका जन्म हुआ था। 2001 में इन पर फूलन देवी की हत्या का आरोप लगा, जिसके लिए 2014 में इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 2004 में उन्होंने तिहाड़ जेल से साहसिक 2014 में सजा सुनाई गई, ठीक है। 2001 में हत्या का आरोप लगा, 2014 में सजा सुनाई गई और 2001 से जेल में बंद है। 2004 में तिहाड़ जेल से ये साहसिक ढंग से चतुराई से भाग गए। वहां से भागने के बाद ये बांग्लादेश होते हुए, दुबई होते हुए सीधे अफगानिस्तान पहुंचे। अफगानिस्तान जाके उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी के जो अवशेष हैं वो उसको ले आए और उसको भारत पहुंचाया। इससे भारत की सांस्कृतिक पहचान और उभरी। 2016 में जमानत पर रिहा होने के बाद उन्होंने 2019 में राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य की शुरुआत की। राजपूत हितों और राष्ट्रवाद के लिए काम किया। उनकी किताब जेल डायरी तिहाड़ से काबुल कंधार तक उनके जीवन का रोमांचक विवरण बताती है। राणा साहब एक योद्धा हैं जिन्होंने कैद को चुनौती दी और इतिहास को जीवंत किया है। आइए मिलते हैं हमारे भाई शेर सिंह राणा जी से। ठीक है, अभी भैया आपने अपनी माता जी को खोया है अभी रिसेंटली। माता जी भी, पिताजी शायद पहले ही आपके वो हो गए थे। तो मुझे एक बात बताइए, कैसा लगता है? जैसे माँ बाप दोनों नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ पिताजी को खोया, तो चूंकि आप उस जगह पे हैं अभी, तो आप मुझे बताइए कैसा लगता है आपको जब ऐसा कुछ हो जाता है? तो मतलब सारी अचानक से दोनों शोल्डर्स पे सारी जिम्मेदारियां आ जाती है, अब मुझे ही करना है सब कुछ। देखो, जो मेरे जो फादर साहब हैं उनका देहांत हुआ 2004 में। जी जी। तब मैं अफगानिस्तान गया हुआ था पृथ्वीराज चौहान जी की जो मिट्टी समाधि थी उसको लाने के लिए। तो उसमें किसी भी जो उनके लास्ट राइट्स थे उसमें मैं किसी भी प्रकार से शामिल नहीं हो पाया। अच्छा। तो उसका जो एक दर्द है, जो उसका एक एहसास है, जो पीड़ा है, देखो उसके लिए तो कोई शब्द नहीं है। तो बार बार रह के मन में ये ज़्यादा आता है कि यार हम 3 भाई हैं और तीनों में से कोई भी भाई अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाया। तो इस बात के लिए जो है थोड़ा मतलब ग्लानि महसूस होती है, ख़राब महसूस होता है। और जो माताजी हैं, माताजी का देहांत जो है अभी 16 फरवरी को हुआ जी। तो अब क्योंकि कि मैं पिछले 8 साल से घर पे रह रहा था जेल से छूटकर, तो मेरा रोज़ का नियम था कि जो मेरा बेडरूम है उसके सामने ही जो है वो मेरी माताजी का बेडरूम था। तो मैं जैसे सुबह उठता था और बीच में मंदिर था और किचन, तो मैं उठता था तो सुबह जब भी उठूं तो मैं पहले अपना मंदिर में ऐसे प्रणाम करते हुए सीधा अपने माताजी के रूम में ही जाता था, उनके चरण स्पर्श करता था, आशीर्वाद लेता था उनसे। तो अब जैसे वो नहीं है तो अभी भी बेडरूम तो वहीं है। जी जी। तो अब इस बात को हम सब जानते हैं कि जो धरती पे आया है वो तो जाएगा, और किसी की कितनी भी एज हो जाए पेरेंट्स की, तो जो एक दुख है वो तो रहता ही है सबको। लेकिन जब आपकी कोई रोज की एक आदत होती है ना अपने माता पिता को लेके या फैमिली के किसी भी मेंबर को लेके, और जब वो टूटती है तो उसका दुख जो है वो उसका कोई शब्द नहीं है। अब जब मैं खाली बेडरूम देखता हूँ तो मुझे कभी भी अचानक ही मन में बड़ा खराब महसूस होने लगता है ना। या सुबह उठता हूँ
अब एक दिन आपको बताऊं कि जो मेरी जो मदर इन लॉ हैं, तो उनका जो नंबर है वो मैंने सेव किया हुआ है, जैसे मेरी जो वाइफ है उनका नाम और मम्मी लिखा हुआ है। जी जी जी। तो अब मैं उनका नंबर जो है वो जैसे सर्च कर रहा था तो उसमें मैंने मम्मी लिखा। तो अब जो मेरी माताजी का नंबर था वो सिर्फ मम्मी के नाम से था, और उनकी जो माताजी हैं वो प्रतिमा मम्मी के ऐसे लिखा था ना। तो मैंने मम्मी टाइप किया तो पहले उनका आ गया, तो एकदम मेरे आंख से जो है वो आंसू आ गए कि अब तो ना ये नंबर है ना मम्मी है ना। तो क्या है कि ऐसे ही कभी कभी एकदम मन में आता है, लेकिन जैसे गरुड़ पुराण का जो पाठ है उसमें बताया ही गया है, वो हमने किया भी तब कि भाई जो आया है वो तो जाएगा। और नो डाउट माता पिता, चाहे आप खुद की एज आपकी 80 साल हो जाए, अगर माता पिता हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई अभी तो आप मतलब बच्चे ही हैं। जी जी जी, है ना। वो फीलिंग जो है आपकी उस दिन से खत्म हो जाती है, जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं अचानक से। जिम्मेदारी भी आ जाती है। ये बार बार हर जगह रिपीट हुआ ये सवाल आपके साथ, पर मैं ये एक चाहता हूँ आप शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। फूलन देवी का नाम आपके नाम से कभी हट पाएगा? देखो, ये तो जो ऑनरेबल हमारी कोर्ट्स हैं, तो वो जब डिसीज़न देंगी और मेरे साथ न्याय होगा तो मुझे लगता है कि उस दिन ज़रूर हट जाएगा। लेकिन सामाजिक वे में तो शायद हटेगा नहीं हटेगा, मेरे पास इसके लिए कोई वो नहीं है। लेकिन मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अपने जीवन में कुछ और अच्छे काम करूँ। जी जी। जैसे मेरे को सौभाग्य मिला कि पृथ्वीराज चौहान जी की मिट्टी लाने का अफगानिस्तान से, तो ईश्वर ने अगर मुझसे और भी कोई अच्छे काम, बड़े काम करा दिए, है ना, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो काम जो है उस पर हावी हो जाएं और ज़्यादा मतलब लोग उसको भूल जाएं। जी जी जी, बिल्कुल जी। और ये तो मतलब ये बात आपने पहली बार मैंने इस एंगल से सोचा है कि पृथ्वीराज चौहान वाला जो आपने इतना शानदार काम किया है वो थोड़ा तो भारी पड़ा है इधर वाले, जो ये लगातार एक भूत आपके पीछे पड़ा हो, उस पर थोड़ा उसको नीचे कराया उसने कि नहीं भाई और भी काम करे मैंने बहुत सारे, ये जो मेरे साथ चल रहा है इसका कुछ नहीं हो सकता। देखो, अगर हम इसको ऐसे देखें कि वैसे तो मैंने कुछ किया नहीं है फूलन देवी से रिगार्डिंग जो केस लगा है, जी जी, लेकिन अगर मान लीजिए वो केस लगा हुआ है और किया भी होता, तो अगर फूलन देवी का जो केस है अगर वो 1% है ना, तो वो 100% है। जी जी, बिल्कुल। मतलब बहादुरी में, मुसीबत में, मतलब नाम में, प्रॉब्लम्स में, है ना, इज्जत में, सम्मान में। देखो क्या है कि अपने देश में तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप जो है तिहाड़ जैसी जेल से निकलकर अफगानिस्तान जैसे देश में जाकर, जो कि सबको पता है कि वहाँ पे किस तरह का देश में माहौल है। और आप तब गए थे जब उमर वाला तालिबान था। हाँ, अब तो कोई भी जा सकता है। अभी वाला तो तालिबान नहीं, मुल्ला उमर वाला तालिबान था। अब तो कोई भी जा सकता है। तो वहाँ पे जाके और कुछ भी काम करना, तो वो एक मतलब बड़ा झंझट वाला काम था। तो मतलब होना तो ये चाहिए था कि जो हमारे देश में जो देश से प्रेम करने वाले वो लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, तो उस चीज़ को तो ख़त्म ही कर देना चाहिए था। लेकिन हमारे देश में इतनी ज़्यादा जातिवाद है या राजनीति है जातिवाद की कि वो जानबूझ के जो है उन चीज़ों को वोट के लालच में ख़त्म नहीं होने देना चाहते। एक वीडियो है, तेरा लॉगिन है ना, मैं तेरे को भेज रहा हूँ, जरा एक वीडियो चलाते हैं। तो ये पुस्तक हमारी, मैं नटसेल में कहूँगा कि फूलन का ये कहना उसका अपहरण किया गया गलत है। दूसरा ये कहना नटसेल में कि साहब उसका बेहमई गांव में ठाकुरों ने रेप किया बाई एक करके, और साहब ये हुआ, टोटली गलत है। रेप हुआ बीहड़ में हुआ, गैंग ने किया, लाला राम सर राम इस सबने। क्योंकि देखिए फरवरी के महीने में मैं तो रहा हूँ, गैंग गांव में रुकता नहीं, और कहा गया 10 दिन गैंग रुका रहा, 10 दिन वहां रखे रहे, तो टोटली गलत है। तो फूलन ने झूठ बोला ये बाद में? ना, फूलन दूसरा वो भी झूठ बोला, दूसरा हमको जंटर ने बताया, जंटर ने, कि साहब जब लाशें पड़ी हैं घर पर, तो मीडिया, पूरा देश का मीडिया, विदेश का मीडिया पहुंच गया। बोले कोई पत्रकार गए, महिलाओं के लाश पड़ी है, और कह रहे हैं अच्छा क्या आपके हस्बैंड ने रेप किया था, क्या था घटना? उस पर एक महिला ने, जिसके हस्बैंड की लाश पड़ी है, उसने चप्पल से पिटाई कर दी पत्रकार की, मीडिया का। तो उसका कहना था ये कई कारण थे, उसको इस तरह से दिखाया गया। चलिए मैं प्ले कर दूंगा बैकग्राउंड में। जो रेप के जो आरोप लगाए थे आपने उसको ट्वीट किया था। जी जी, हाँ, तो उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि क्योंकि आपकी थियरी को उन्होंने सपोर्ट किया है,
जो आपकी देखो जो सपोर्ट किया उन्होंने? हाँ, वो जो थ्योरी है वो ब्रिजलाल जी हैं। ब्रिजलाल जी, एग्जैक्टली। हाँ। जी जी जी, हाँ। जो ब्रिजलाल जी हैं, ब्रिजलाल जी SC/ST आयोग के अध्यक्ष रहे हैं जी जी। और दलित समाज के एक बहुत बड़े नेता भी हैं और एक इंटेलेक्चुअल भी हैं, क्योंकि जो DGP रहा है, जो IPS जी थे, जी जी जी। तो वो क्या है, उस समय जब ये घटनाक्रम हुआ है तो उसके जस्ट बाद जो है वो वहाँ पे एडिशनल SP लगकर गए। अच्छा, बहमई में? भेमई तो एक गांव था जी जी। उस, अच्छा, उस जगह पे, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट में। जी 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 जी, है ना? हाँ। तो उस डिस्ट्रिक्ट में वो गए और उन्होंने जो डाकू थे उनके सरेंडर करने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। तो उन्होंने एक बुक लिखी है, तो उस बुक में उन्होंने विस्तार पूर्वक इस बारे में बताया है, जिसका इंटरव्यू उन्होंने कई TV चैनल्स में दिया है। तो उन्होंने भी यही बात बताई है कि जो फूलन के द्वारा जो भीमई कांड में जो मारे गए लोग हैं वो सब लोग बेगुनाह थे, कोई भी डाकू नहीं था, और वो दलित भी थे, उसमें पिछड़े भी थे, मुस्लिम भी थे, ठाकुर भी थे, सब लोग थे। तो जो बात मैं काफ़ी सालों से बोल रहा हूँ और जिसके लिए मैंने पूरे देश के मीडिया कर्मियों के लिए, यूट्यूबर्स के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा हुआ है कि 1 करोड़ इनाम मैं दूंगा अगर कोई ये साबित कर दे कि भाई फूलन ने सिर्फ ठाकुरों को भेमई कांड में मारा, या मरने वालों में जो है कोई डाकू था या रेपिस्ट था या सिर्फ ठाकुर थे। तो मेरी बात को सपोर्ट किया एक तरीके से जी जी। ब्रिजलाल जी का जो बयान है या जो किताब है। और देखिए, ब्रिजलाल जी से कोई मेरा संबंध नहीं है, लेकिन मैं ब्रिजलाल जी को बड़ा धन्यवाद करूंगा आपके माध्यम से कि वो सच के रास्ते पर हैं। उन्होंने जाति या धर्म जी जी। या किसी तरह का भेदभाव ना करते हुए जो उनको सत्य जो था उन्होंने उस बात को साफ साफ बोला और साफ साफ लिखा, है ना? वरना लोग जो है सच जानने के बाद भी कभी कभी अपने जाति या किसी कारण से जो है या डरते हैं तो वो नहीं बोलते। लेकिन मैं उनकी बहादुरी को जो है सल्यूट करूंगा, ब्रिजलाल जी की। वैसे बहादुर बहुत कम है भाई, क्योंकि अगर आप देखोगे तो वो जो एक कैरेक्टर है उनका नाम है दिलीप मंडल जी, उन्होंने एक फर्जी कैरेक्टर कर दिया फातिमा शेख नाम से कि ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्री फुले के साथ एक और मुसलमान लिटरेचर पढ़वाती थी दूसरों, का नाम था फातिमा शेख। अब वो बीजेपी में आ गए हैं तो उन्होंने कहा फातिमा शेख नाम की कोई महिला नहीं थी, वो तो मेरे फिगमेंट ऑफ मेरी इमेजिनेशन थी, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया था और वो बाद में इतिहास का हिस्सा बन गई और ये और वो। तो मेरा सवाल वही रहता है हमेशा कि पहले तो बीजेपी के बाद बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन है जिसमें लोग जाते हैं और साफ हो जाते हैं, क्योंकि अगर मैं इतना बड़ा धोखा समाज को दे रहा हूँ तो मुझे जेल जाना चाहिए, बात खत्म। बिल्कुल, ये जेल जाना चाहिए कि भाई आपने क्यों क्रिएट किया इतना बड़ा। लेकिन अब वो बीजेपी में है तो कुछ भी कहें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे एक बात बताइए, एक कैरेक्टर है उनका नाम है लक्की बिस्ट। आप मतलब आपने उन बेचारों ने अपनी इतनी लंबी चौड़ी इमेज बनाई थी कि मैं शोला हूँ, मैं बिजली हूँ, मैं तूफान हूँ। आपने मतलब एक लाइन बोल के उन बेचारे को मतलब वो कर दिया, उनकी सारी इमेज खराब हो गई है। और मैं और मेरी पत्नी देख रहे थे। मैं आपको पता है मैं बहुत ईमानदार इन्वेस्टिगेटर हूँ, तो मैंने अपनी पत्नी को दोनों वीडियो देखा। मैंने कहा देखो ये भाई बोल रहे हैं, ठीक है, कैसे से है, और ये लक्की बिस्ट बोल रहा है। मेरी पत्नी उत्तराखंड से ही है, आप भी उत्तराखंड से ही है। हाँ। तो मैंने कहा ये जो है आपको कौन सही लग रहा है दोनों में, और मैंने उनको ये नहीं बताया कहानी क्या। मैंने कहा आपको सही कौन लग रहा है, तो कह रहे कन्विंसिंग तो ये लग रहा है, आपका कह रहे ये कन्विंसिंग लग रहा है, ये ना ये कुछ ज्यादा बोल रहा है छुपाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ और चल रहा है, कुछ और बताना चाह रहा है। उसने कहा मैं तो मिला ही नहीं हूँ, लक्की बिस्ट ने कहा मैं तो मिला ही नहीं हूँ, कभी तिहाड़ मेरे साथ ही नहीं रहेगी। देखिए क्या है कि जो मैंने बोला था वो ये, किसी ने मुझसे पूछा कि आपके साथ तिहाड़ में कौन कौन लोग रहे हैं, जी जी, और स्पेसिफिक नाम लेके पूछा कि आजकल लक्की बिस्ट भी बड़े यूट्यूब पर बड़े वो हो रहे हैं पॉपुलर, तो क्या वो भी रहे हैं क्या? तो मैंने कहा कि हाँ रहे हैं। तो मैंने कहा कि, और मैंने कहा वो बड़े मतलब बोलचाल बड़ी, मतलब आप एक बार डिसरिस्पेक्ट नहीं करी आपने उनकी। हाँ नहीं, मैं आपका टोन रिस्पेक्टफुली था लगातार। नहीं मैंने असल में उनको, उनके या उनके चाहने वालों को मैंने ये बोला कि भाई वो उनके आंख से आंसू आ गए एक्चुअली। और फिर जो अब वो जो चैनल वाले थे उन्होंने उसकी हेडलाइन बनाई कि लक्की बिस्ट जेल में रोते थे। अब रोना और आंसू आने में बड़ा अंतर है। जी जी जी। देखिए आंसू, आपके माताजी का देहांत हुआ, आंसू आ जाएंगे, है ना? एक होता है कि आप डर के मारे रोने लगे, और एक है कि आप किसी भी पीड़ा से, या आप मान लीजिए अभी मैं कभी कभी गाड़ी में जा रहा होता हूँ, किसी गरीब बच्चे को देखता हूँ तो मैं ऊपर वाले का धन्यवाद भी करता हूँ और मेरे आंख से आंसू आने लगता है कि ईश्वर देखो इंसान तो ये भी है, इंसान हम भी हैं, आपका बहुत धन्यवाद प्रभु जो हमें आपने जीवन दिया। ठीक, तो ये आंसू आने के बड़े सारे वो होते हैं। अब क्या है, आप जेल के अंदर हो, उन्होंने अपनी इमेज ऐसी बनाई हुई है जैसे सलमान खान जो हैं, जैसे वो हाँ टाइगर जिंदा है, कि वो अपना जाते हैं और कोई मिशन करके वापस आ जाते हैं। लेकिन जो जेल है,
जेल वो जगह नहीं है, फिल्म वाली जेल नहीं है। अब आप जेल में हैं और आप जो भी हैं, है ना, तो जो जेल के ऑफिसर हैं उनको ये पता है कि जब ये व्यक्ति जेल आ गया है इसका मतलब है कि ये कुछ नहीं है भाई, आप तभी जेल आओगे। क्योंकि जब आप जेल से पहले का जो वो है मतलब हिस्सा है उसमें आप अपने आप को बचाने का पूरा भरपूर प्रयास करोगे। जी। जब आपके प्रयास असफल हो जाएंगे तभी आप जेल आओगे। जी। मान लीजिए आप जो है रॉ के हेड हैं, आप रॉ के हेड हैं, अब आपको किसी चीज में जेल भेज दिया गया, इट मीन सरकार आपके खिलाफ है। बिल्कुल। तो जेल अधिकारियों को भी ये बात पता है। अगर आप उसको धमकी दोगे मैं तुम्हारा ऐसे करा दूंगा, तुम्हारा वैसे करा दूंगा, तो वो मनी मन हंसेंगे कि भाई अगर तेरे बस की कुछ होता तो तेरे को एक थानेदार नहीं तो जेल भेजा हुआ, उसका ही करा देता, मैं भी थानेदार हूँ, तो है ना। तो जेल वालों को ये बात पता होती है। दूसरी बात ये होती है कि आप चाहे कोई भी कमांडो कोर्स किए हो, दुनिया में आप सबसे बहादुर आदमी हो, सबसे शारीरिक रूप से मजबूत हो, लेकिन आपके ऊपर अगर कई लोग चिपट जाएंगे तो देखो वो आपको जो है मतलब परेशान कर ही देंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात ये है कि आप कितने भी बहादुर हो, एक आदमी ऐसा है कि जिसको जेल में 20 साल रहना है और वो मरियल सा है, उसने आपको गाली दे दी आके कि मैं तेरी माँ की और तेरी बहन की और तुझे ये कर दूंगा और तुझे वो कर दूंगा। अब आपको पता है कि अगर मैंने इसके मारा तो या इसका मर्डर कर दिया, आप मर्डर कर सकते हो, उसको मार सकते हो, जैसे वो 2 सेकंड में मार सकते हैं जैसे वो बताते हैं, लेकिन मारने के बाद जो 10 साल जेल रहना पड़ेगा, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आप रोज मन में ये प्रार्थना कर रहे हो कि भगवान जल्दी से जेल से छुड़वा, है, रोज आप परेशान हो रहे हो कि भाई जेल से जल्दी छूटूं। तो अगर किसी ने कुछ बोल दिया, आपको पता है कि इसको मार दूंगा तो 10 साल जेल में रहना पड़ेगा। तो अब लक्की भाई की नेचर क्या थी, और वो आप उनके हर पॉडकास्ट में नोटिस कर सकते हो जी। कि उनको हर चीज बातों को बढ़ा चढ़ा के बताने की करते हैं। हाँ, थोड़ी सी नेचर है उनकी, ये ह्यूमन नेचर होती है। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि भाई जेल में मोबाइल मिलता है 3 लाख का, जबकि मिलता है 30,000 का। तो मैंने यही कहा था कि भाई उनकी जो बातें हैं वो हर अंतर है 10% मतलब 10 से डिवाइड कर दो, 100% है ना। हाँ है ना, तो वो 10 गुना बढ़ा देते हैं चीजों को, हर चीज को। तो हमें ऐसे भाइयों से बात करने में मजा आता था, क्योंकि हमें और सबको जेल का ये सिस्टम है, जेल में सबको आपस में बातचीत करके टाइम पास करना है। तो सब लोग अपने अपने मनपसंद लोगों से बातचीत करते हैं। तो मेरे जो मनपसंद थे वो भी मेरे मनपसंद थे, क्योंकि हमें मजा आता है। जैसे हर व्यक्ति, आप पॉडकास्ट कर रहे हो, उनके पॉडकास्ट क्यों कोई पसंद करता है, उनके व्यूज ज्यादा आते हैं, क्योंकि हर एक की बातें, भाई उनकी बातें सुनने में मजा आएगा, हमें भी वो बताएंगे ऐसे। मुझे पता भी होगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, मुझे पता भी होगा कि इसमें से 10 पर डिवाइडेड बाय 10 करना है, लेकिन फिर भी मुझे मजा लेना है ना। भाई पॉडकास्ट जो लोग देख रहे हैं वो टाइम ही तो पास कर रहे हैं, है ना। कोई जनरल नॉलेज की किताब तो है नहीं कि उसको पढ़ के जो है कोई IAS का एग्जाम देने जाएगा, सब लोग टाइम पास कर रहे हैं। तो अब हम भी उन्हीं में से थे। तो एक दिन जब वो अपने सेल से बाहर नहीं दिखे और हम लोग घूमते थे, है ना, तो मुझे अच्छे से याद है, हवारा साहब थे मेरे साथ, जगतार सिंह जी हवारा, अच्छा, है ना, जो बेअंत सिंह हत्याकांड में थे। अच्छा, जो पंजाब के मुख्य एक CM थे। हाँ, सिटिंग CM की हत्या हुई थी, जो एम्बेसडर उड़ा दी थी। हाँ, वही। तो मैंने बाबा जी से पूछा, मैंने कहा यार भाई साहब वो नहीं दिख रहा। तो वो बोलने लगे कि वो जो है मतलब कुछ ऐसे बोल दिया उनको उल्टा सीधा। तो मैंने कहा आ जाओ चलो, फिर उनको भी मजा आता था घूमने में साथ में। तो फिर हमने उनको कहा कि क्या हो गया, वो कहने लगे कि उसने ऐसे ऐसे उल्टा सीधा बोल दिया। अब जिस बंदे ने बोला था वो आज भी जेल में है। अच्छा। और आप मानिए 25 साल से जेल में है। अच्छा। हो सकता है 20-25 साल और रहे। तो आप ऐसे व्यक्ति का क्या बिगाड़ लोगे? अगर आप जेल में उससे लड़ोगे तो आपकी पनिशमेंट चढ़ जाएगी, उसकी आप पनिशमेंट चढ़ा लो, क्या बिगड़ गया उसको तो जेल में ही रहना है, आपको छूटना है। हमने खुद कई बार जो है वो अपमान का घूंट पिया है। अच्छा। क्योंकि आप हर एक से नहीं लड़ सकते, आपके लड़ने का मतलब है आपकी पनिशमेंट चढ़ना। तो आप की जब पनिशमेंट चढ़ जाएगी और वो जब जज साहब के पास जाएगी तो जज साहब कुछ नहीं सुनेंगे। जज साहब क्या कहेंगे, यार ये व्यक्ति जो है जेल में भी नहीं सुधर रहा, चाहे आपकी कुछ गलती ना हो, वहां थोड़ी ना पूरा विस्तार पूर्वक लिखा जाएगा, बस वहां तो पनिशमेंट चढ़ी हुई दिखेगी, लिखा जाएगा रिकॉर्ड ठीक नहीं है ना। तो बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। और अगर आपने मार ही दिया या चोट मार दी, सर फोड़ दिया, तो आप पे मुकदमा लगेगा, फिर उसका ट्रायल फेस करो आप। हाँ, तो क्या है ना कि देखो वो एक शरीफ आदमी है, अच्छे व्यक्ति हैं, वो कोई हैबिचुअल क्रिमिनल तो है नहीं कि भाई ठीक है चलो और मुकदमे लग जाएंगे, जेल काट लेंगे, है ना। तो उस लिहाज से मैंने कहा था कि उनको शायद ऐसी पीड़ा हुई होगी कि मैं बहुत कुछ हूं
लेकिन मैं इसका कुछ कर नहीं पा रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो बेबसी होती है, इसमें आंसू आ जाता है इंसान का। अगर आप बहादुर हैं तो आपके आंसू आएंगे। सही बात है। तो वो व्यक्ति को मैंने उनकी तारीफ ही करी थी कि वो बहादुर आदमी है। उनको लगा कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ बेबस हूँ, है ना। तो वो बेबसी के आंसू थे। पर मीडिया वालों ने बहुत डिफरेंट ट्विस्ट सिचुएशन को, हाँ, उन्होंने तो उनको ऐसा लगा यार अगेंस्ट कर दिया लकी हाँ, की, उनको हाँ, नहीं, देखो मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ जेल के अंदर एक से एक लोग रहे हैं। मतलब लक्की भाई तो एक बहुत साधारण भाई हैं हमारे, है ना। वो तो भाई इतने बड़े बड़े टेररिस्ट रहे हैं, इतने बड़े बड़े ऑफिसर रहे हैं, इतने बड़े बड़े नेता रहे हैं, सारे अंडरवर्ल्ड के लोग रहे हैं, बड़े बड़े बाहुबली रहे हैं। तो वो तो किसी भी एंगल में उनमें फिट नहीं होते। जी। जबकि मैं आपको बता दूं कि वो हाई रिस्क के अंदर भी अपने एप्लीकेशन देकर आए थे। एक होता है कि जेल वाले आपको हाई सिक्योरिटी प्रिजनर महसूस करें कि भाई आप हाई सिक्योरिटी के हो, है ना। एक होता है कि कुछ लोग वार्ड में होते हैं, जनरल वार्ड में, वो खुद एप्लीकेशन दे देते हैं कि हमें हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाए, है ना। तो वो तो खुद एप्लीकेशन दे के आए थे। ऐसी भी मेरे को जानकारी है, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था कि भाई आपके ऊपर एक ही केस है, तो आपको क्यों हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा। तो आपका कोई हाई प्रोफाइल केस नहीं है, आप डॉन भी नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि मैंने एप्लीकेशन दी तो इसलिए मुझे भेजा। अच्छा, आप कह रहे थे, चलिए, एक आतंकवादियों में एक व्यक्ति का हमने, और कोई ऐसा फेमस व्यक्ति जिसके साथ आप रहे हो वहां पे तिहाड़ जेल में? देखो मैं जब पॉडकास्ट में जाता हूं तो कोशिश करता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग रहे हैं जी। तो अलग अलग व्यक्ति का वो बताऊं। तो आपको एक बिल्कुल जो मैंने किसी पॉडकास्ट पे शेयर नहीं करा, एक मजेदार घटना बताता हूं। जी। जब मैं स्पेशल सेल के पास रिमांड पे था, तो ऐसे हम लोग बातचीत करते रहते थे रिमांड के दौरान। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक जो है, जो ये मतलब एक स्मगलर को पकड़ा, जो कि ये होता है, इसको पोस्ट बोलते हैं, मतलब ये नहीं होती चरस, और एक डोडा पोस्ट होता है। अच्छा, हाँ, वो तो उसके एक स्मगलर को पकड़ा उन्होंने, डोडा पोस्ट के। स्पेशल सेल वाले आपसे बता रहे हैं? हाँ। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि कोई मजेदार, आपने किसी को अरेस्ट किया हो जो बड़ी मतलब उसमें अरेस्टिंग में कोई नयापन हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या हुआ कि एक डोडा पोस्ट का स्मगलर था। तो कह रहे कि हमने जो है उसके पास फोन किया कि मतलब उनके स्पेशल सेल के एक व्यक्ति ने, ऑफिसर ने फोन किया कि मैं जो हूँ ऐसे ऐसे वो बोल रहा हूँ न्यूज़ चैनल से, और जो है मुझे आपका इंटरव्यू लेना है, और इंटरव्यू लेना है, और मैं चाहता हूँ कि भाई आज से आपका थोड़ा बिजनेस भी बढ़ जाएगा, और जो है मतलब वो भी हो जाएगा, आपका थोड़ा प्रचार प्रसार भी हो जाएगा। तो उसने कहा कि इससे तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। तो उसने कहा कि एक काम करना, आप अपने चेहरे पे जो है हैंकी वगैरह, मतलब चेहरा ढक लेना, और हम अज्ञात में जो है वो कर देंगे, और थोड़ा सा मतलब आप इंडिकेशन भी दे देना कि कौन है कौन नहीं है, मतलब। तो वो उस चीज़ के लिए एग्रीड हो गया। उसने कहा ठीक है मैं दूंगा। तो उन्होंने कहा कि कहाँ आना है मुझे। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो स्टूडियो है वो यहाँ लोधी कॉलोनी में है, दिल्ली में, और जो है आप लोधी कॉलोनी आ जाओ। तो उसने कहा कि और थोड़ा सा सामान भी ले आना। अच्छा। हाँ, कैसा होता है, जिससे कि हम दर्शकों को दिखा दें कि डोडा पोस्ट जो है वो कैसा होता है। मुझे दया आ रही है उस बंदे की। तो वो जो है वो उनकी बात में आ गया। तो वो जो है खुद ही अपना गाड़ी में एक आधी बोरी रख के उसकी जो है वो सबूत भी ले हाँ लोधी कॉलोनी में आ गया। तो वो कहने लगा कि भाई साहब ये तो थाना आएगा। कह रहे नहीं, थाने के पीछे जो है हमारा ऑफिस है, यहीं आपका इंटरव्यू करेंगे। तो क्या है कि जो स्पेशल सेल वाले हैं वो तो वर्दी में तो रहते नहीं वो। जी। तो वो जो है अपनी गाड़ी समेत जो है उसको, मतलब एक बाहर आ गए सिपाही, उनको लेके जो है अंदर चले गए। तब तक उसको यही है कि भाई मैं जो हूँ एक टीवी चैनल के इंटरव्यू देने जा रहा हूं। हाँ, उसमें आया हूँ, स्टूडियो में आया हूँ। उसको अंदर ले गए, अंदर ला के उसको जो है मतलब बैठाया ऑफिस में, और ऑफिस में बैठा के जो इंस्पेक्टर साहब वगैरह थे वो भी आके बैठ गए वहाँ पे ऑफिसर। तो उससे बात करने लगे। तो ऐसे बात करने लगे जैसे इंटरव्यू ले रहे हैं, है ना। इंट्रोगेशन में और इंटरव्यू में तो अंतर तो है नहीं कोई। तो वो पूरा रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका, और वो बता रहा है कि मैं यहाँ से लाता हूँ, ऐसे ऐसे बेचता हूँ, हमारे परचेजर जो हैं ज़्यादा ट्रक वाले होते हैं, तो ये ढाबों से जो है वहाँ से बेचा जाता है, और मैं इतने साल से ये काम करता हूँ, ऐसे करता हूँ, वो करता हूँ। तो वो बीच में जैसे बात होते होते वो सारे लोग हंसने लगे। तो उन्होंने बीच में बोला कि हम पुलिस वाले हैं। तो वो कह रहे कि अरे भाई साहब क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो। तो कह रहे कि कोई बात नहीं, वो
मतलब उन्होंने 3-4 बार कहा कि भाई हम पुलिस वाले हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। वो अपनी बात उनको बताया जा रहा था। तो उन्होंने, जब वो उसकी बात को नहीं मान रहा था, तो उन्होंने कहा भाई इनको बताओ हम पुलिस वाले हैं। तो वो उठे, उसके 2-3 झापट लगाए। जब उसके झापट लगे तो जैसे एकदम बुखार सा नहीं उतरता, तो तब उसका मुंह सा ऐसे हिला। तो तब उसके समझ में आया कि भाई तू जो है थाने के अंदर है। वो अपनी वहां वो उस दौरान बात करते करते उसने अपनी वाइफ को कॉल करा। अच्छा, उसकी वाइफ का कॉल आ गया। तो उसकी वाइफ, वो अपनी वाइफ को क्या कह रहा है कि मैं इस समय बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, मैं जो हूँ इंटरव्यू दे रहा हूँ, है, इससे अपना बिजनेस बढ़ेगा और तू डिस्टर्ब मत कर, मैं आ जाऊंगा अभी 2-3 घंटे में वापस जो है। तो वो कहने लगे ये हमारी जो है, जो साथ में लाया था वो तो ले आया था। हाँ, वो तो खुद सबूत के साथ ही खुद ही आया। एक और भी क्या कहते हैं, एक जेलर थे, इनका नाम है सुनील गुप्ता जी। हाँ। एक किताब आई थी ब्लैक वारंट। हाँ, और मैंने इंटरव्यू लिया उनका, फोन पे भी बात होती है मेरी इनसे। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, सुनील गुप्ता भी थे जब आप जेल में थे उस समय? सुनील गुप्ता जी थे? हाँ, देखो जो सुनील गुप्ता जी हैं, सुनील गुप्ता जी जो डीजी ऑफिस है, जी जी, उसमें उनके पास 2 जिम्मेदारियां थी। पीआरओ थे वो जेल के, तिहाड़ जेल के, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, और वो लीगल लॉ ऑफिसर थे, है ना। तो जो जेल है, जो जेल की जो डे टू डे जो कार्रवाइयां हैं, है ना, या जो वर्किंग है, उससे उनका कोई वास्ता नहीं था। अच्छा, है ना। उनका जो वास्ता था असल में, जो तिहाड़ जो ये कॉम्प्लेक्स है पूरा, इसमें डीजी ऑफिस जो है एक साइड में है। वहां पे डीजी साहब बैठते हैं, उनसे जो 2 जूनियर ऑफिसर हैं, एक एआईजी और एक डीआईजी, ये 2 लोग वहां पे बैठते हैं। इससे जो नीचे के जो सुपरिटेंडेंट हैं, वो अपनी अपनी जेल के हेड होते हैं। तो जो सुनील गुप्ता जी हैं, उनकी जो रैंक थी वो थी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट, मतलब डीएस, जिसको जेलर बोलते हैं। वो उनकी रैंक जेलर थी। लेकिन जो जेल के अंदर, जैसे कोई भी एक जेल जब हम करेंगे तो उसमें एक सुपरिटेंडेंट है जो कि जेल का हेड है, जो कि दानिक्स ऑफिसर होता है। फिर उनके नीचे जो है 2, 3 या 4 डीएस होते हैं, जिसको डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट बोलते हैं। फिर उसके नीचे एएस होते हैं, और फिर उसके नीचे हवलदार और सिपाही होते हैं। तो सुनील गुप्ता जी एज ए एएस उन्होंने जॉब की शुरुआत करी 2 स्टार से। फिर वो डीएस बने, और जब वो डीएस बने तो फिर वो डीजी ऑफिस में उनका ट्रांसफर हो गया। तो डे टू डे जो जेल का वर्क है, उससे उनका जो वो है वो हट गया। तो जेल के जो, अगर मान लीजिए, जैसे सपोज कीजिए उनका वर्क क्या था, कि सपोज कीजिए आपने कहा कि मुझे जो है अपने वाइफ को मैं रोज बुलाना चाहता हूं, या मुझे तो रोज चिकन खाना है। अब हाई कोर्ट में किसी ने एप्लीकेशन लगा दी, तो अब जेल वालों को उसमें जवाब देना है। अच्छा, तो फिर उसका जो जवाब है, वो जो जेल का जो लीगल सेल है वो बनाएगा। तो वो सुनील गुप्ता जी की देखरेख में बनेगा जी जी, कि क्या जवाब वहां पे देना है ना। और जेल की तरफ से उनको जाना भी पड़ सकता है। अच्छा, अगर वो डीजी साहब के ऑफिस से रिपोर्ट कॉल की होगी किसी जज साहब ने, और अगर जेल सुपरिटेंडेंट से रिपोर्ट कॉल करी होगी, तो जो है वो जेल के जो वहीं जेल के जो ऑफिसर हैं वो भी चले जाते हैं। उनका बड़ा अच्छा, सुनील गुप्ता जी कहते हैं जो बाहर का परसेप्शन है जेल का, हमारा वो परसेप्शन कभी नहीं होता है। आपके लिए बाहर आतंकवादी होगा वो, पर वो कन्विक्ट हो गया है। तो मेरे लिए एक नॉर्मल बंदा है वो, ना मैं उसके साथ द्वेष रखता हूँ, ना उसके साथ प्रेम करता हूँ। मैं उसको नॉर्मली ही ट्रीट करता हूँ। वो रोएगा तो मुझे भी आंसू आ सकते हैं, वो परेशान होगा तो मैं उसके साथ खड़ा हो सकता हूँ। वो तो वो बताया कई उदाहरण, जैसे मकबूल भट्ट का उदाहरण बताया उन्होंने, और अफजल गुरु का उदाहरण बताया, कई उदाहरण बताए। उन्होंने कहा मेरे लिए नॉर्मल लोग हैं, आपके लिए बाहर मीडिया आपको जो दिखा रहा है वो दिखाए, मैं तो उनको नॉर्मली ही ट्रीट करता हूँ। तो ऐसा ही माहौल होता है जेल का कि एक दूसरे को नॉर्मली ट्रीट किया जाता है। देखो, जो सुनील गुप्ता जी हैं, उसमें जो उनकी जो बात एज ए ऑफिसर उनकी बात बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि हम एक ऐसा ही ऑफिसर चाहते हैं जो कि लॉ बुक पर चले। तो जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका जो वर्किंग है, उनका जो वर्क है, वो है कि जिसको जज साहब, जिसको कोर्ट जुडिशियल कस्टडी में भेज रही है, तो वो एक तरीके से जो जेल ऑफिसर्स हैं वो उनके गार्जियन है। जब वो जुडिशियल कस्टडी में आ गए तो वो उनके गार्जियन है, उनके खाना पीना, रहना सोना, उनका मेडिकल, उनका हर चीज के रिस्पॉन्सिबल है वो। अब क्या है कि जो पूरी तरह से, जो कि एकदम प्योर एक ऑफिसर है लॉ बुक पे चलने वाला, तो उसके लिए तो सब समान है। चाहे आप बाहर बम फोड़ के आए हो, चाहे रेप करके आए हो, चाहे मर्डर करके आए हो, चाहे 420 करके आए हो, वो सबको सेम निगाह से देखेगा कि इसको
जेसी में भेजा है, जुडिशियल कस्टडी में जज साहब ने। मेरी जो चेयर है उसका काम है, ये जेल मैनुअल है, इस जेल मैनुअल के अकॉर्डिंगली मेरे को इसको खाना देना है, सोने के लिए इंतजाम करना है, इसको बीमारी हो जाए तो दवाई दिलानी है, और समय पे इसको कोर्ट में पेश करना है। अगर इसको जज साहब बरी कर देते हैं तो इसको रिलीज कर देना है, अगर इसको जज साहब सजा दे देते हैं तो फिर जेल मैनुअल के अकॉर्डिंगली जो काम करने हैं, इससे खाना बनवाना है, कारपेंट्री का काम कराना है, या तिहाड़ की जो बेकरी है उसमें काम कराना है, वो मुझे इससे काम कराना है। तो जो जेल बुक पर जो काम करने वाला ऑफिसर है, उस हिसाब से सुनील गुप्ता जी की बात एकदम करेक्ट है, परफेक्ट है। लेकिन कुछ लोग जो है जेल बुक से आगे जाके चीज़ों को अपने ऊपर लेते हैं, कुछ लोग जबरदस्ती के सिंघम भी बनते हैं, है ना। वो जो है एक तरीके से कभी कभी जो है सोशल लीडर भी बनते हैं कि भाई जैसे कि पार्क में एक लड़का लड़की बैठे हैं, एक है कि भाई पुलिसमैन जाके पूछे भाई आप क्यों बैठे हैं, और एक है कि आप जो है जबरदस्ती जाओ भाई क्यों बैठे हो, है तुम्हारे अभी माता पिता को फोन करता हूँ, है ना, एक जबरदस्ती के होते हैं। तो सुनील गुप्ता जी ने जो अपनी नौकरी की है, जो मुझे महसूस होता है वो लॉ बुक पे की है। जी जी बिल्कुल, है ना, जो कि इसीलिए कई बार जेल के अधिकारियों से भी नहीं बन पाती थी कि वो लॉ बुक पे भी नहीं चल पाते थे। हाँ, लॉ बुक पे मैंने बताया ना, देखिए भाई जो लॉ बुक पे चलेगा, है ना, तो वो क्या है, वो सबके लिए एक जैसा होगा, है ना। और जो जैसे अब फिर दूसरे जो प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो वो कहेगा कि यार मतलब उसमें फिर बहुत सारी बातें आ जाएंगी ना, वो कहेगा यार मेरे एरिया का है, थोड़ा इसका वो कर दें, है ना। सुना है मैंने तिहाड़ जेल जातियों में ही बटा है, हाँ, जाति वाइज ही चलता है वहां पे जो होता है। देखो जेल के अंदर, तिहाड़ जेल के अंदर जाट भाइयों का वर्चस्व है। अच्छा, चाहे वो जेल के ऑफिशियल्स हो, मतलब कर्मचारी हो, और चाहे जेल के अंदर जो बंदी हैं, है ना, वो है। जेल के अंदर मुख्य रूप से तिहाड़ जेल में मुझे ऐसा लगता है कि तीन कैटेगरी के लोग ज्यादा हैं। जो हमारे जो अगर हम दिल्ली में बड़े गैंगस्टर, है ना, या वैसे किलिंग वाले लोग देखेंगे तो वो या तो हमारे ये जाट समाज के भाई हैं, या फिर कुछ मुस्लिम भी बड़े गैंग हैं, और जो मीडियम क्राइम वाले लोग हैं, मान लो चेन स्नैचिंग, जेब कतरा, ये वो अधिकतर जो है वो एससी समाज के भाई हैं, जो कि जो दिल्ली में जो झुग्गी बस्तियां हैं, या है ना इस तरह के हैं, या फिर जो इधर जो पुरानी दिल्ली वाला जो एरिया है, तो मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग जो गरीब तबके के हैं वो भी इस तरह का काम करते हैं। तो जो मतलब जिसको दिल्ली का जो क्राइम का वो आप मान लो, तो वो ये दो कैटेगरी है। और जो अपर क्राइम है, जो गैंग चल रहे हैं बड़े बड़े, वो मुख्य रूप से जाटों के हैं, हाँ, जाट समाज के। अच्छा, चलिए वापस आते हैं तिहाड़ जेल से। वैसे मेरी सुनील सर से जब बात हो रही तो उन्होंने ये बताया था कि किस प्रकार से महिलाएं तक आती हैं, डांस होता है, उन्होंने मेरे चैनल पे बोला ये सब। अच्छा, हाँ बिल्कुल, कि किस प्रकार से किसी बड़े आदमी के बेटे ने, मनु शर्मा नाम है उसका, उसके पिता ने बगल का सामने का होटल खरीद लिया ताकि मेरे बेटे को बढ़िया से खाना मिल सके। बड़ी सारी बातें उन्होंने बताई थी इंटरनल, और उनकी ये अच्छा ही है कि वो हर चीज़ अपफ्रंट बोल जाते हैं। अच्छा, ये मैंने उनको मैसेज किया था कि उनका टेड टॉक था, मैंने पूछा कैसा रहा, तो उनका रिप्लाई आया बहुत अच्छा रहा। तो एनीवेज, तो मैं आपको ये जो क्या कहते हैं, अगला सवाल है मेरा आपसे, ईवीएम फिक्सिंग पे पिछली बार आपने मुझे कुछ बताई थी बातें, पर मैं उन बातों को मैंने यकीन नहीं किया। फिर मैंने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया, समझा बातों को, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% सही है, पर मैं दोबारा सुनना चाहूँगा कि आपने एग्जैक्टली क्या बोला था। मुझे जहाँ तक याद है आपने कहा था कि ईवीएम फिक्सिंग में बड़ी पार्टियों को टच नहीं करता, छोटी पार्टियों के वोट उड़ा दिए जाते हैं। इज इट करेक्ट? जी, देखिए क्या है, जो ईवीएम है उसके अंदर क्लॉक सिस्टम है। आज जिसमें क्लॉक सिस्टम होगा उसमें अलार्म भी होगा। अब आपका मोबाइल है, मोबाइल के अंदर क्लॉक है जी, है ना, तो आप उसमें अलार्म फिक्स कर सकते हैं, है ना। तो अब ये जो ईवीएम मशीन है, इसके अंदर भी क्लॉक है जी, क्लॉक है, तो आप किसी प्रकार का अलार्म सिस्टम इसमें यूज कर सकते हैं। अब जो चुनाव आयोग है वो कहता है कि हर मशीन जो है वो अलग है, जो कि बात एकदम सच है। हर मशीन अलग है, हर मशीन कूड़े की तरह डीएम ऑफिस में पड़ी रहती है ऐसे ही जब तक चुनाव नहीं आता है ना, कूड़े की तरह पड़ी हुई है। तो अब लोग ये मन में प्रश्न करते हैं कि भाई जहां पे कांग्रेस की सरकार है या जहां पे किसी अन्य पार्टी की सरकार है, नॉन बीजेपी की, तो वहां पे जो डीएम है वो तो उन्हीं के अंडर में आते हैं। जी जी, तो फिर मशीन को खोल खाल के सब चेक करके इंजीनियरों से क्यों नहीं इस बात का भांडाफोड़ कर पाते। तो मैं उस समय भी मैंने ये बात बताई थी, आज भी बता रहा हूं, क्योंकि मैं उसका भुक्तभोगी हूं। क्या है कि देखिए, सारी मशीन एक जैसी हैं और वो सब अलग अलग हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई
नहीं है, किसी टावर से किसी सिग्नल से भी नहीं जुड़ी हुई है। इंटरनेट से भी नहीं कनेक्ट। हाँ, है ना। वो ऐसे हैं कि घर के अंदर आपके मान लीजिए कोई बच्चे का खिलौना ले आए तो चाबी भरी तो चली, नहीं तो रखा हुआ है, वो किसी चीज से वो नहीं है ना, अटैच नहीं है। लेकिन जब चुनाव होता है तो मान लीजिए नोएडा से बीजेपी के कैंडिडेट हैं पंकज जी, ठीक है, और जेवर से कैंडिडेट हैं धीरेन्द्र सिंह जी बीजेपी से, ठीक है। तो अब ये जिला है गौतम बुद्ध नगर, सारी मशीन डीएम ऑफिस में रखी हुई है गौतम बुद्ध नगर के, ठीक है। तो अब किसी मशीन में चढ़ेगा पंकज जी का नाम, किसी मशीन में चढ़ेगा धीरेन्द्र जी का नाम, ठीक है। वहां पे भी समाजवादी पार्टी का जेवर में अलग कैंडिडेट होगा, नोएडा में अलग होगा, बसपा का अलग होगा, उधर भी बसपा का अलग होगा, उधर निर्दलीय लोग अलग होंगे, इधर निर्दलीय लोग अलग होंगे, ठीक है। तो अब ये नाम कब चढ़ेंगे? ये नाम चढ़ेंगे जब चुनाव का प्रोसेस शुरू होगा तो कैंडिडेट नॉमिनेशन करेगा, उसके बाद नाम वापस की डेट होगी और उसके बाद सिंबल अलॉट होंगे। जब सिंबल अलॉट होगा तो तब चुनाव में बचते हैं करीब 16-17 दिन। अच्छा, जिस दिन कैंडिडेट को सिंबल मिलता है उस दिन से जो वोट पड़ती है उसमें होते हैं 16, 17, 18 दिन होते हैं, ठीक है। तो ये 18 दिन आपको प्रचार करने के लिए मिलते हैं, क्योंकि जब सिंबल मिलेगा तभी प्रचार करोगे जाके। अब जब सिंबल मिलेगा तब मान लीजिए नोएडा विधानसभा में मशीनें यूज होनी है 500, तो अब ये 500 जो मशीन है इसमें जो है नाम चढ़ाए जाएंगे। भाई बीजेपी के सामने पंकज जी का नाम लिखा जाएगा, किसी जो बसपा का कैंडिडेट होगा उसके उस सामने उसका नाम लिखा जाएगा, हमारी पार्टी आरजेपी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का जो कैंडिडेट होगा उसमें उसकी फोटो और उसका नाम लिखा जाएगा। जो चुनाव चिन्ह हमें चारपाई का मिलेगा वो चारपाई का निशान दिया जाएगा उसके आगे। तो सीरियल वाइज जो उनका एक तरीका है उस सीरियल से वो नाम अपलोड किए जाएंगे उस मशीन में। तो ये जो अपलोड करने का जो ये प्रोसेस है इस समय यहाँ पे होता है एक बड़ा कांड। अच्छा, हाँ। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर जो है जो कंपनी बनाती है जिससे ये अपलोड होता है मशीन के अंदर, जिस सॉफ्टवेयर से, तो इसके अंदर गड़बड़ है। जब ये नाम अपलोड किए जाते हैं ये अपनी मर्जी से, ये चाहेंगे तो इसी विधानसभा में होएगा, ये चाहेंगे तो दूसरी विधानसभा में नहीं होगा, ये चाहेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में होगा, ठीक है, या फिर पूरे जिस भी राज्य में चाह रहे होंगे, या कितनी सीट पे होगा। अब होगा क्या करेंगे? क्योंकि अब लोग ये सोच रहे होंगे कि जब वोट पड़ेगी तो मॉक ड्रिल होती है। जिस मान लीजिए आज वोट पड़ेगी तो सुबह 6 बजे हर प्रत्याशी के जो वहां पे बूथ एजेंट होंगे उनके सामने मशीनों को 3 बार जो है चेक कराया जाता है, दबा के, बटन दबा के, ठीक है। अब मैंने आपसे शुरू में कहा कि उसके अंदर अलार्म सिस्टम है। हमने वहां पे ये तय किया कि भाई दिन में 12 बजे से शाम के 4 बजे तक इस मशीन में जिसके 10 से कम वोट पड़े हैं या जिसके 50 से कम वोट पड़े हैं उसकी हर वोट जो है वो बीजेपी के पास जाएगी। अच्छा, ठीक है, चाहे अगले कितने पढ़ते जाएंगे, हाँ, उसके लिए डल रहे हैं, बट जो जिन्होंने सेट करा उनके लिए जाएगी फिर वो। हाँ। तो अब जो इसमें गड़बड़ होगी वो जो बड़ी पार्टी के कैंडिडेट हैं, क्योंकि वो तो टक्कर में होते हैं, तो वो अलार्म सेट होता है वो तो उस रेंज से हो जाते हैं ऊपर, ठीक है जी। लेकिन जो निर्दलीय लोग हैं, तो मान लीजिए अब हमें मिले 20 वोट इस मशीन में, मान लो हमें सुबह 8 ही वोट मिले, अब हम उस कैटेगरी में आ गए, उसके बाद हमें 12 वोट मिले, तो हमारे 12 में से 6 वोट उनको चले गए, 6 हमें आ गए। तो इसी वजह से पूरे देश में निर्दलीय खत्म होते जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप हमेशा देखेंगे कि हर चुनाव में बीजेपी जानबूझ के जो है कई निर्दलियों को और कई छोटी पार्टीज को अपने फंड से भी चुनाव लड़वा देती है। अच्छा, हाँ, जिससे कि मान लीजिए एक आप हमारी छोटी पार्टी है, मान लीजिए कहीं से हमें 5,000 वोट मिलने थे, हमें मिले वहां पे 2,500, क्योंकि हमारे 2,500 वोट उनके खाते में चले गए। तो अब कभी कभी आप क्या बोलते हो कि अगर ऐसा कोई सिस्टम होता तो ये जो कांग्रेस का ये जो व्यक्ति जीत गया है तो इसको तो बीजेपी कतई जीतने ही ना देती। तो ये क्यों हो जाता है? ये इसलिए हो जाता है कि मान लीजिए इस विधानसभा में किसी भी सीट पर मान लीजिए बीजेपी को मिलने थे 50,000 जी, और कांग्रेस वाले को मिलने थे मान लीजिए 80,000। तो अब आपने जो छोटे छोटे पार्टियों के मान लीजिए 10,000 वोट चोरी कर लिए, क्योंकि ज्यादा नहीं कर सकते आप, या 15,000 वोट चोरी कर लिए, क्योंकि मेरे 2,500 ले लिए, किसी दूसरे निर्दलीय के 200 ले लिए, किसी के 500 ले लिए। तो अब मान लीजिए आपने ऐसे 10,000 वोट ले लिए, तो अब अंतर क्या हुआ कि आपकी जो हार
30,000 वोट से होनी थी, वो आपकी हार जो है 20,000 वोट से हुई। और अगर मान लीजिए कि ऐसा होना था कि भाई आप बीजेपी के कैंडिडेट हैं, आपके थे 40,000 और उसके थे 48,000, तो आपके इससे क्या होगा कि आपके 50,000 हो जाएंगे, उसके 48 हो जाएंगे, वो 2,000 वोट से हार जाएगा। और उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो कांग्रेस का जो व्यक्ति है जिसको 48,000 मिले, वो जब अपनी काउंटिंग करेगा, अपने बंदों के साथ बैठेगा, तो उनको पूरा आइडिया होता है कि हमें किस बूथ से कितने वोट मिले, तो वो 48,000 पे आके अटक जाएगा। तो वो कहेगा भाई मेरे तो वोट पूरे हैं। लेकिन कांग्रेस के क्योंकि वोट जो है, जो बड़ी पार्टी है, उसके वोट उन्होंने चोरी करे ही नहीं, उन्होंने वोट चोरी करे हैं हमारे जैसी छोटी पार्टी के। अब शेर सिंह आके कहेगा कि जी मेरे तो 2,500 वोट आए हैं और मेरे तो 5,000 आने चाहिए थे, मैं पुलिस थाने में जाऊंगा या मैं रिटर्निंग ऑफिसर को कंप्लेन करूंगा, और हमने किया है। तो रिटर्निंग ऑफिसर हंसता है, मीडिया वालों के पास जाते हैं तो मीडिया वाले हंसते हैं, क्या कहते हैं, अरे भाई राणा जी आपके कैंडिडेट को 1,200 वोट मिली है, चलो आप कह रहे हो कि मेरी ये 500 वोट और थी या 1,000 वोट और थी, चलो ये 1,000 वोट भी आ गई तो क्या होगा, 2,000 हो जाएंगी। जीतने के लिए तो 80,000 चाहिए, लेकिन 800 हमारी चुराई, 800 किसी की चुराई, 2,000 किसी की चुराई, 4,000 किसी की चुराई। वोट ही क्यों इधर उधर हो रहा है भाई? मैं वही कह रहा हूं ना। तो जो चोरी है वो छोटी जो पार्टियां हैं उनके वोट से होती है। तो ये जो कांग्रेस है या जितनी भी ये जो बड़े राजनीतिक दल हैं जो चाहते हैं कि ये चीज खत्म हो, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आप जो है, जो हमारी जो छोटी पार्टियां, उनकी बात सुनो, हमारी बात को आप मीडिया में रखो ना। हमारा एक कैंडिडेट था, उसको जो है, जो उसका अपना बूथ था, उसके अपने घर के जो लोग थे वो करीब 140 वोट थे उसके, और ये उसके मोहल्ले के वोट थे, मतलब जो उसके पारिवारिक लोग थे। लेकिन जो उसकी खुद की फैमिली थी, उसके माता पिता, भाई बहन, भाभी, वो करीब जो है 40 के आसपास थे। उसको वोट मिली वहां पे करीब जो है 8 या 10 वोट। अच्छा जी। तो उसने मेरे से बात करी, तो उसने मुझसे कहा कि भाई साहब मैं थाने जा रहा हूं। वो थाने गया। अच्छा, आप देखेंगे चुनाव के समय जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो उस समय बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं पुलिस ऑफिसर, ये एसडीएम होता है रिटर्निंग ऑफिसर, या डीसीडीएम, बड़े बिजी होते हैं। तो अब कोई बड़ा पार्टी का कैंडिडेट हो तो वो उससे मिल भी ले, तो छोटे वाले कैंडिडेट को तो टरका देते हैं 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन के बाद जो है आपकी सुनवाई नहीं हो पाती। तो उसको ऐसे ही करा, 2-3 दिन तक वो वहां गया, थानेदार मिले नहीं। उन्होंने कहा कि कल आ जाना। एसडीएम के पास गया, उन्होंने कहा भाई साहब तो बड़े बिजी हैं, झल्लूस निकल रहा है वहां पे, सरकार बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है ना। तो वो 2-4 दिन मिला नहीं। 2-4 दिन के बाद कंप्लेन दी, वो मजाक करने लगे, अरे यार चल तेरे इतने वोट मिले हैं, चल 40 मिल भी गए तो क्या हो जाएगा भाई, कौन सा तेरे 40,000 हो जाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा एक और व्यक्ति था, रो रहा था कि भाई उसको अकेले वोट मिली थी। वो कह रहा था कि भाई तो लोग मजाक कर रहे थे कि क्या इसकी तो बीवी ने भी वोट नहीं दिया इसको, है ना। तो वो इसीलिए हुआ कि मान लो उसको 2 ही वोट मिलने थे वहां, अपनी डाली, जब बीवी ने डाली होगी तो वो दूसरे के उसमें चली गई, है ना। तो वो बेचारे, मतलब कुछ और है। हाँ, वो ऐसे व्यक्ति सच बोलते हैं लेकिन उनको मजाक के रूप में ले लिया जाता है, उनके मजाक बनाई जाती है, क्योंकि मजाक इसलिए बनाई जाती है कि वो बेचारे साधारण कैंडिडेट होते हैं। तो इसीलिए मैं कांग्रेस के प्रत्याशियों से कहूंगा कि अगर आपको जीतना है कभी भी, तो जो दूसरे भी प्रत्याशी है ना, देखिए लोकतंत्र है, जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं सब कैंडिडेट हैं। तो अगर कोई कैंडिडेट भले ही छोटी पार्टी का हो, भले ही निर्दलीय हो, अगर वो भी कोई कुछ बोल रहा है तो उसकी बात को भी सीरियस लें, और आप अपने जो आपके पास प्लेटफॉर्म है उसको वहां से आप उठाएं, उसकी बात, हमारी बात आप अपने प्लेटफॉर्म पे रखवाओ। हमारी बात जो है, जब हमारे पास तो प्रैक्टिकल वो चीज होती है, बूथ के साथ होती है कि इस बूथ पर हमें इतने वोट मिले, हमारे इतने वोट फिक्स थे, तो हमें पता होता है। ऐसे ही कांग्रेस को भी पता होता है, लेकिन उनके होते हैं पूरे, हमें पता चल जाता है हमारे इतने वोट कम कर दिए गए। हमारी बात अगर बड़े चैनल उठाएं तो हम उसी समय प्रूव कर दें उस चीज को, है ना। नहीं, मेरा सवाल ये है कि पहले तो ये डायलॉग मारना कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, और फिर जब वो कोशिश करे तो उसका मजाक उड़ाना, बड़ा फनी है ये पूरा का पूरा सिस्टम। पहले पुश करो, जो कोई एक तो पहले जाना नहीं चाहता, कोई जो बेचारे हिम्मत करके जाते हैं, पहले उनके वोट काट लो, फिर उनका मजाक उड़ाना चालू कर लो, ये सब करते रहो। मुझे एक और सवाल है मेरे मन में कि भारतीय जनता पार्टी आपको लगता है अपर कास्ट को रिप्रेजेंट करती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो ना ब्राह्मण समाज को ऊपर आने देती है, ना वो राजपूतों को आने देती है ऊपर, ना वो बनियों को आने देती है। इनका कोई लीडर नहीं है। जैसे मुलायम सिंह यादव जी यादवों के लीडर थे, आपने उनको एक बार चंद्रगुप्त मौर्य भी कहा था कि उन्होंने अपने यादवों को तो वहां तक ले गए उठा के वो। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सबका रिप्रेजेंटेशन करते करते किसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं करती, केवल अपनी अय्याशियों में लगी रहती है। सॉरी टू यूज दैट टर्म, जो देखने में लगता है बाहर से कि कहीं सत्ता मिल जाए बस। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या है कि हर पार्टी में हर तरह का व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। अब हमारे देश में 2 तरह के राजनीतिक दल हैं,
दो तरह के स्ट्रक्चर हैं, एक है राष्ट्रीय पार्टी, एक है क्षेत्रीय दल। जी। तो जो राष्ट्रीय पार्टी है उसका जो स्वरूप है वो है मुद्दा, वो लोग मुद्दों पे काम करते हैं, वो लोग जाति या धर्म के उसमें उनका जो काम है वो थोड़ा सा कम होता है, ध्यान कम होता है, उनके होते हैं मुद्दे। और जो क्षेत्रीय दल हैं करीब करीब सभी देश के अंदर जितने भी हैं वो किसी जाति के आधार पे बने हुए क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। तो वो जिस जाति के आधार पे बना हुआ राजनीतिक दल है, सत्ता में आने के बाद वो अपने जाति को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाता है, रिप्रेजेंटेशन करता है। हाँ, अब क्योंकि हमारे देश में अभी तक भी जो आपने क्षत्रिय बोले या ब्राह्मण बोले या वैश्य बोले, इनका कोई जाति के आधार पे कोई राजनीतिक दल नहीं है। जैसे हमारे यादव भाइयों का समाजवादी पार्टी है, या जाट भाइयों की आरएलडी है, या उधर आरजेडी है बिहार के अंदर यादव भाइयों की, है ना, या मराठाओं ने भी जैसे शिवसेना या एनसीपी इस तरह से बनाए हुए हैं ना। तो इसलिए अब क्या होता है भाई, जो जाति के आधार पे बना हुआ है तो उनका चाहे वो योजना हो, नौकरियां हो, या फिर कोई पूर्वजों को लेकर कोई स्वाभिमान की बात हो, जैसे अभी राणा सांगा पे बोला गया, तो वो उसको बढ़ चढ़ के प्रोटेक्ट करते हैं, उसको उठाते हैं। अब लेकिन मजे की बात क्या है, दोनों में अंतर क्या है कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं जो जाति के आधार पे बने हैं, तो वो ड्रामा क्या करते हैं। मान लीजिए समाजवादी पार्टी है, अब मुलायम सिंह जी ने जब पार्टी बनाई तो समाजवादी को मैं कहूंगा कि जैसे समाजवादी पार्टी नाम की एक दुकान बनी, उस दुकान के आगे मुलायम सिंह जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि भाई ये दुकान पिछड़ों की है, पिछड़ों को यहाँ से नौकरियां मिलेंगी, यहाँ से उनको अधिकार मिलेंगे, यहाँ से उनको योजनाएं मिलेंगी, तो आप आओ इस दुकान पर। तो हमारे सैनी भाई, कश्यप भाई, गुजर भाई, जाट भाई, पटेल समाज के भाई, ये सारे के सारे, और यादव भाई तो आए उनकी बात मान के, तो वो सारे के सारे खड़े हो गए। जब सारे खड़े हो गए तो मुलायम सिंह यादव जी ने शटर खोला, और जब खड़े होके और पीछे का भी शटर खोल दिया, और पीछे के शटर से जो है यादव समाज के भाइयों को इशारा करा कि पीछे आ जाओ। तो सारी नौकरियां और सारी योजनाएं पीछे से जो है उनको सरका दी। अब ये देखते रह गए, भाई कुछ मिला ही नहीं। इसीलिए संजय निषाद जी ने निषाद पार्टी बनाई जी, सोनेलाल पटेल जी ने पटेलों की पार्टी बनाई, चौधरी अजीत सिंह जी ने जो है वो आरएलडी बनाई। वरना सभी पिछड़े समाज के लोग हैं, जब पिछड़ों की ही राजनीति सब लोग कर रहे हैं तो अलग पार्टी बनाने की आवश्यकता क्यों हुई। वो राजभर करके कोई और है, राजभर की पार्टी। तो इसीलिए इन्होंने ये पार्टियां बनाई, क्योंकि इनको जो है जब इन्होंने नारा तो लगाया पिछड़ों का, लेकिन वोट भी पिछड़ों के नाम पे ली, लेकिन जब नौकरियां या योजनाएं देने की बात आई तो सिर्फ अपने यादव समाज के भाइयों को दी। तो इसीलिए जो है इन लोगों ने पार्टी बनाई। अब हमने जो है एक राष्ट्रवादी विचारधारा के अनुरूप जो है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी बनाई। आपके माध्यम से मैं अपने पिछड़े समाज के भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि आप हमारे राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़िए। आपके अधिकार जितने हमारे साथ सुरक्षित हैं, अखिलेश यादव जी के साथ उतने सुरक्षित नहीं है। अखिलेश यादव जी फिर आपको ठगेंगे। वो भले ही आपको आज पीडीए कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने पीडीए ने उनको सत्ता दे दी तो माल सिर्फ जो है यादव भाई जो है काटेंगे। वो ये एहसान दिखाते हैं कि हम तो सबको टिकट देते हैं। अरे भाई, आपने कुछ लोगों को मान लीजिए एमएलए मंत्री बना दिया, और आपने क्या बनाया, वो तो बनाना ही पड़ेंगे, उनकी संख्या है वहां पे, तो एमएलए तो वही बनेंगे। बात तो तब होगी जब आप 50,000 पुलिस की भर्ती कर रहे हैं और उसमें न्याय करें। अभी ये लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए पिछड़े समाज की 20,000 सीट है, अब 20,000 में 19,000 यादव समाज के भाइयों को भर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की सत्ता आ जाए और पिछड़ा समाज हमारा साथ दे दे तो हमारी सत्ता है यहाँ पे, तो शेर सिंह राणा, तो ये जो 20,000 मान लीजिए पिछड़े समाज के लिए आरक्षित है नौकरियां या योजना, तो मैं तो किसी राजपूत को तो वो सीट पे नहीं बैठा सकता। वो तो 20,000 मुझे पिछड़े समाज के ही भाइयों को बांटने हैं। तो मैं तो क्योंकि खुद तो जनरल से आता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भाई हमारे सैनी भाइयों को दे दो 2,000 गुज्जर भाइयों को दे दो, मतलब 2,000 लोधी राजपूत भाइयों को दे दो, 4,000 कश्यप भाइयों को दे दो। तो जिसकी जितनी संख्या होगी उनको जो है उसमें बांट देंगे। तो न्याय कौन करेगा? न्याय करेगा असली उत्तर प्रदेश में या देश में न्याय कब होगा? जब राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से पिछड़ा समाज जो पीडीए है, पूरा पिछड़ा दलित,
जब वो जनरल कास्ट की ये जो पार्टी है इसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि सबके अधिकार, जिसका जो अधिकार है उसको वो मिलेंगे। आप ले ही नहीं सकते उनका अधिकार। हाँ, मैं उनका अधिकार ले ही नहीं सकता। जब ले नहीं सकता तो मैं चाहे न्याय करूंगा। हाँ, मतलब चाहे अगर मेरा मन भी बेईमानी का हुआ तो भी मैं बेईमानी नहीं कर सकता। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जो है, क्योंकि ये भी पिछड़े में है, सैनी, कश्यप, लोधी राजपूत, गुजर भाई, ये भी पिछड़े में, तो क्या है कि जब ये यादव जी को सत्ता मिलती है तो सारा माल चपेट लेते हैं। इसीलिए बेचारे संजय निषाद जी को दूसरों को अपनी पार्टी बनानी पड़ी कि भाई हम निषादों का अधिकार जो है सुरक्षित करें। आप बताइए, जो फूलन देवी की बड़ी बहन है, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, करुणा या अरुणा जी, जो भी है उनका नाम, तो उन्होंने, बहन जी ने भी पार्टी बनाई। क्यों बनाई भाई? वो तो समाजवादी पार्टी की नेता बन सकती थी, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने अलग पार्टी क्यों बनाई? क्योंकि इन्होंने क्या किया, वोट तो लिया पिछड़े पिछड़े करके, क्योंकि फूलन देवी की जो बिरादरी है वो भी पिछड़े में आती है, वो तो वोट तो लिया पिछड़े के नाम पे, और तो उनके समाज को तो कुछ नहीं दिया। मान लीजिए एक आदमी सांसद बन गया तो उससे पूरे समाज का क्या भला हो गया? नहीं, मेरा सवाल ये भी है ना कि जैसे मान लेते हैं मैं अपर कास्ट हूँ, मेरे लिए क्या है इस देश में? नहीं, देखिए, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, हाँ। क्योंकि बहुत अच्छा सवाल, अच्छी तरफ डिस्कशन गई है। मैं अपर कास्ट हूँ, थोड़ा बहुत पैसा भी है, मैं दुबई के का गोल्डन वीजा ले सकता हूँ या मैं कनाडा का सिटीजनशिप ले सकता हूँ। मैं इस देश में क्यों रुकूं? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्यों रुकूं मैं इस देश में? देखो, पहली बात तो यह है कि देश अपना है। हो सकता है कि समय समय पर अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, और मैं आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन, इस देश ने, मतलब मेरे पिताजी जो है वो, उनकी सिक्योरिटी गार्ड थे, उनकी तनख्वाह 3,000 रुपये महीने थी, ठीक है? अपर कास्ट थे हम लोग, इस वजह से ना कोई उनको रिजर्वेशन मिला ना कुछ मिला। बेचारे देशभक्त, मतलब हार्डकोर देशभक्त, और यहाँ तक बोलने वाले कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं पाकिस्तान में पूरे शरीर में बम लगा के उड़ जाऊंगा, यहाँ तक बोलने वाले आदमी थे वो। मेरा सवाल यही है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि एज एन अपर कास्ट, एज ए राजपूत, मुझे केवल एक झुंझुना दे दिया गया, इसका नाम है देशभक्ति। बोला ये करो, तुम इसको हिलाते रहो ऐसे पकड़ के, बाकी हम देख रहे हैं, बाकी इसको क्या देना है, तुम झुंझुना हिलाओ। मुझे ऐसा लगता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो हमारा जो एससी समाज, एससी एसटी भाइयों को जो रिजर्वेशन है, देखो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, और मैंने इस पे बड़ा विचार किया है, मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। जो एससी एसटी को जो आरक्षण है, तो वो तो अभी बरकरार रखने की जरूरत है। इसका रीजन है, जैसे कि कुछ लोग इसमें ये बात रखते हैं कि भाई आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। तो ओबीसी के अंदर जो दबंग जातियां हैं, जैसे यादव हैं, जाट हैं, है ना, तो और भी कुछ जो इसमें दबंग कास्ट है, उनके साथ तो आप आर्थिक आधार पे आरक्षण कर सकते हैं, क्योंकि जो उस समाज में जो आर्थिक रूप से संपन्न हो चुका उसको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो एससी एसटी जो समाज है, उसको आप आर्थिक आधार पे अभी नहीं कर सकते, उसको आपको अभी भी जाति आधार पे ही रखना पड़ेगा। इसका रीजन क्या है जी? जैसे कि आपके मन में ये प्रश्न आता है, दर्शकों के भी आता है कि भाई कोई मान लीजिए डीएम बन गया, एससी समाज का है। पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन फिर मैंने दूसरे नजरिए से विचार किया, तो कोई एससी समाज का डीएम है, आईएएस बन गया, तो अब उसको क्या जरूरत है आरक्षण की? उसके लड़के को क्या जरूरत है? तो जो इनको जो आरक्षण देने की जो भावना है, वो सिर्फ ये नहीं है कि इनको आर्थिक रूप से ऊपर करना है, उनको सामाजिक जो उनके प्रति जो हीन दृष्टि थी उसको भी खत्म करना है, और अभी तक वो खत्म पूरी तरह से नहीं हुई है। क्योंकि देखिए, आपको लगेगा कि भाई डीएम है, बड़ा अफसर है, इसको कौन, इसके साथ जो है कौन वो कर सकता है भेदभाव? आप साधारण व्यक्ति है, आप नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए मसूरी ट्रेनिंग सेंटर में 10 ट्रेनी आईएएस ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहां पे अलग अलग कास्ट के लोग हैं, उसमें मान लीजिए, तो वो तो क्योंकि इक्विवेलेंट है ना सब, तो हो सकता है उनमें से कोई बोल दे भाई मैं तो इसके साथ नहीं सोऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, तो आपस में जो क्योंकि वो उसी स्टैंडर्ड में ही तो उसके साथ वो होएगा ना, जो भी होगा। साल में ये लगता है आपको कि उनको शेड्यूल कास्ट और ट्राइब वालों को लगेगा अब हमें मिल गया, अब इससे ज्यादा नहीं? देखो, इसके लिए, हाँ, इसके लिए जो हमारे एससी समाज के भाई हैं वो खुद भी जिम्मेदार हैं। क्यों जिम्मेदार हैं? अगर कोई आपके साथ ऐसा कोई भेदभाव करता है, कोई ऐसा जो है आपके साथ मतलब हरकतबाजी करता है, तो सबसे पहली बात तो है कि आपको हीन भावना महसूस होनी ही नहीं चाहिए। ईश्वर ने जिस जाति धर्म में आपको जन्म दिया उस पर आपको गर्व करना चाहिए। तो सबसे पहले तो सरकार को जो इसका जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसके थ्रू ये सोशली वो करना चाहिए कि भाई आप में कोई कमी नहीं है। कोई आदमी अगर आपके साथ बैठने से, पानी पीने से मना करता है तो कमी उसके अंदर है, उसकी मानसिकता में है।
है ना। तो उसकी मानसिकता जो आपके साथ बैठने से मना कर रहा है ना, उसकी मानसिकता भी तब जल्दी चेंज होएगी जब आप बुरा मानना बंद कर दोगे। सही बात। जब आप जो है कहोगे क्यों भाई, अगर वो कुछ बोलता है तो आप जवाब दोगे कि यानी कि भाई गरीब घर में पैदा होके, या मान लीजिए मैं इसमें पैदा हो गया, मेरे मान लीजिए पूर्वजों ने कोई वैसा काम किया जिसको आप छोटा मानते हैं, वैसे तो कोई काम छोटा नहीं होता, तो क्या कोई हम में कोई कमी हो गई? भाई मैंने भी एग्जाम पास करा, आपने भी एग्जाम पास करा, हम आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो अभी जो हमने जो महसूस किया है, तो अभी तक पूरी तरीके से दोनों ही वर्ग में, और आपको बता दूं आज के समय में सबसे ज्यादा जो इस तरह की जो प्रताड़ना है ना, वो ओबीसी वाले करते हैं। अच्छा। हाँ भाई, मतलब क्या होता है कि जो मान लीजिए आप ऐसी समाज से वास्ता रखते हैं, आप जो है, मैं किसी कास्ट का नाम नहीं लूंगा, आप जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, अगर आप उनके गांव में जाएंगे जहां उनका होल्ड है, आप हरियाणा के गांव में जाएंगे या इधर पश्चिमी यूपी के जिनका होल्ड है, जिनके नाम से इस पश्चिमी यूपी को बोलते हैं, तो वो आपको बैठने नहीं देंगे, आपसे ठीक से व्यवहार नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि उनमें अपने पिछड़े समाज के हैं, वो खुद उसका आरक्षण का लाभ भी ले रहे हैं, उनके लिए अभिमान है अपना। तो ये अब आपके अंदर अभिमान है ना, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है उसको भी हमें ऐसा ट्रेंड करना है, एससी भाई को भी, कि अगर कोई सामने वाला अभिमान कर रहा है तो आप उसको थोड़ा सा बात में समझाओ कि भाई छोटा कोई काम नहीं होता है, ठीक है। और धीरे धीरे देखो, जब वो आर्थिक रूप से संपन्न होंगे तो फिर वो आपके बराबरी में, जब क्योंकि थोड़ा भाई एक डीएम को एटलीस्ट 90% लोगों से की रीच से तो बाहर हो ही गया, वो 10% लोगों की रीच में रहा, तो एक टाइम आएगा कि जब इजीली जो है समाज में एक एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। तो जब तक वो नहीं होता है, तो एससी समाज के लिए, एससी एसटी के लिए, तो देखो आर्थिक आधार पे नहीं, जो उनकी जो हुआ है, मतलब जो कंडीशन है आज, उसी आधार पे आरक्षण बरकरार रखना चाहिए। और जो ओबीसी वर्ग है, ओबीसी वर्ग में कई जातियां हैं, बल्कि अगर मैं सत्ता में आऊं, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ता में आया हूं, तो आप यकीन मानिए पहले ही दिन जो यादव समाज के भाई हैं, उनको कम से कम भी 5 साल के लिए जनरल कास्ट में डालूंगा। क्यों डालूंगा? देखो उनके पास अपनी संख्या से 10 गुना ज्यादा नौकरियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जी, अपनी संख्या से 10 गुना ज्यादा। तो और उनको किसी ने जाति के आधार पे उनको कोई भी उल्टा सीधा उनके साथ कोई व्यवहार नहीं करता, क्योंकि वो तो खुद ही दबंग है। जी, जी, जी। उनके मन में तो ये है कि भाई हम तो जो है ये है, तो उनको ना खुद मानसिक प्रताड़ना तो कभी नहीं होती ना उनको, लेकिन एससी भाई को मानसिक प्रताड़ना कभी कभी हो जाती है, शारीरिक भी नहीं। देखो ये भी आप खुद महसूस करके देखो, आप ठाकुर हैं, आप ब्राह्मण हैं, अब ये भी एक बहुत बड़ी पीड़ा होती है। आप स्कूल में गए अपने बच्चे के साथ, आपके साथ हल्का मान लीजिए आप कुछ भी हैं, है ना, अगर ये गिलास भी साइड कर दिया गया तो आपको अपमान तो हो ही गया ना, मन में तो आपके पूरे जीवन के लिए मन में आपके वो आ गया। इसमें आपकी क्या गलती है कि ईश्वर ने आपको किस में जन्म दिया, है ना। तो ये चीज खत्म करनी है देखो समाज से, और एक क्षत्रिय होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि ये जो भावना है, चाहे वो हमारे अंदर हो और चाहे उसके अंदर कोई गिलानी हो, है ना, मतलब उसके अंदर जो अपना जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म करना है एससी एसटी भाई का। और जो स्वर्ण है या ओबीसी है, उनके अंदर जो सुपीरियरिटी है वो खत्म करनी है, इस चीज को लेके, जाति को लेके, है ना। आप अपनी जाति पे गर्व करो, भाई हम क्षत्रिय हैं, हम गर्व कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन गर्व करने का मतलब नहीं है कि आप दूसरे आदमी को हीन दृष्टि से देखो। आप बताओ भाई, जो भी आदमी कोई भी काम कर रहा है, आज भी जो काम कर रहा है, अब हमारे मान लीजिए सड़क पे कोई हमारा स्वीपर भाई जो है सफाई कर रहा है, सफाई कर्मी भाई है, आप खुद महसूस करो ना भाई, ये आदमी गंदगी को साफ कर रहा है, हमारे समाज में सफाई कर रहा है, ठीक है नहीं। अगर ये नहीं होगा तो एक दिन आप नहीं रह सकते हैं, तो वो आपका सहयोगी है, ठीक है नहीं, तो आपका सहयोगी है। और हाँ, आप इस बात से वो कर सकते हो कि भाई जब वो सफाई कर रहा है, वो मान लीजिए शारीरिक रूप से गंदा है, वो आपसे कहे भाई मेरे से गले मिलो, तब आप बोल सकते हो भाई नहीं। वो तो अगर मैं भी अपने ऊपर गंदी चीज लगा के आ जाऊं, तो आप भले ही एससी भाई हो और साफ सुथरे नहा धो के आए हो, तो आप भी कह दोगे भाई आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं, या आपका, है ना, नहा के आ जाओ, वो एक अलग बात है। लेकिन कोई आदमी मान लीजिए बिल्कुल फ्रेश खड़ा है, अगर आप उसको मंदिर नहीं जाने दे रहे हो, या उसके साथ किसी तरह का, उसके साथ बैठने में, हाथ मिलाने में या कोई वो कर रहे हो, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, धर्म के लिए अच्छी बात नहीं है, देश के लिए अच्छी बात नहीं है, और आगे भविष्य के लिए भी कोई अच्छी बात नहीं है। इसको मैं अच्छी बात मानता नहीं हूँ, और हम इसको प्रयास करेंगे जीवन में, मेरी बड़ी इच्छा है, और मैं तो इसको करने की कोशिश करता हूँ। मेरे साथ जो भी दलित समाज के भाई मुझसे वास्ता रखते हैं, है ना, मेरे जैसे ड्राइवर है, वो एससी समाज का है भाई,
जी। तो हमारे हम अपने साथ में बैठ के हम खाते हैं, है ना। ये नहीं मैं करता कि भाई ये एससी है या ये ड्राइवर है, अरे भाई है तो इंसान ना। हाँ, हाथ पैर साफ होने चाहिए, हमारे भी साफ है, उसके भी साफ है, भाई खाओ बैठ के, क्या दिक्कत है। एक और भी सवाल है कि अपना घर अपना झंडा, ये कैंपेन क्या है आपका? देखो, हमारा ये कहना है कि भाई हम जो राजपूत समाज है या जो जनरल कास्ट है वो अनेक राजनीतिक दलों में बिखरा हुआ है जी। तो जब मौका आता है, जैसे अभी महाराणा सांगा जी को लेके उल्टी सीधी बात बोल दी, तो उनका जो प्रतिकार है जिस तरीके से बीजेपी का होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अगर बीजेपी इसमें स्टैंड लेती तो बीजेपी के भी कई माननीय सांसद जो हैं वो एससी समाज के हैं, तो वो भी अपने एससी समाज के सांसद से ये बुलवा सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं बुलवाया, ठाकुरों को आगे किया। अगर क्योंकि समाजवादी की कोशिश ये थी भाई एससी वर्सेस क्षत्रिय हो जाए, तो बीजेपी के पास बड़ी इजी कार्ड थी कि वो भी अपने 4 राज्यसभा के जो एससी समाज के सांसद हैं उनको खड़ा कर देती उसके सामने और वो जवाब देते हिस्ट्री के हिसाब से, तो ये बात खत्म हो जाती। लेकिन उनकी इच्छा नहीं हुई कि ये बात जो है इस तरह से खत्म हो। तो ऐसे समय पे अगर हमारी अपनी पार्टी होगी, अपना झंडा होगा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी जो हमने बनाया है, तो नेचुरल बात है कि हमारी पार्टी से भी एससी समाज के सांसद भी होंगे, ओबीसी के भी सांसद होंगे। तो ऐसे मौके पड़ने पर हम भी जो है अपने एससी समाज का जो हमारा सांसद होगा उसको आगे करके सही बात रखवाएंगे, जिससे कि जाति का जो भेदभाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है वो ना हो। एक हरियाणा में चुनाव हुआ था पिछली बार जब आप मेरे पास आए थे, तो उस समय नहीं हुए थे, होने वाले थे चुनाव कुछ महीने बाद। कैसा प्रदर्शन रहा आपकी पार्टी का हरियाणा? देखो, प्रदर्शन अभी जो है अप डाउन चलता है। हमने 2 चुनाव हरियाणा में लड़े हैं, दोनों चुनाव का करीब करीब बराबर सा ही रिजल्ट रहा है। सीट हम नहीं जीत पाए, लेकिन कुछ हमारी वजह से कुछ लोग हार जाते हैं, कुछ जीत जाते हैं। लेकिन ये राजनीति का पहला स्टेप है, किसी राजनीतिक दल का ये पहला स्टेप है कि आप भले ही जीते ना, लेकिन वहां के समीकरणों को डिस्टर्ब कर दें। जी जी। तो जो आपकी वजह से हारेगा, एक दिन वो भी आपको अपने गठबंधन में लेने का प्रयास करेगा। जो आपकी वजह से जीतेगा तो उसको भी आपके वोट बैंक की जरूरत महसूस होगी, तो वो भी आपको अपने गठबंधन में लेने का प्रयास करेगा। जैसे अनेक समाज के लोगों ने अपने अपने राजनीतिक दल बनाए हुए हैं और आज वो किसी बड़े गठबंधन के सहयोगी हैं, साथी हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन के हों और चाहे वो एनडीए गठबंधन के हो। तो एक दिन जो है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी भी किसी बड़े गठबंधन में शामिल होगी और वहां शामिल होकर अपने अधिकारों की बात करेंगे। आज अगर हम एनडीए के हिस्सा होते तो जो ये रामजी लाल सुमन जी ने जो बोला है, तो हम बीजेपी के ऊपर दबाव बनाते कि भाई हमारे भी 4 सांसद हैं, हमने आपको समर्थन दिया हुआ है, सरकार आपकी बनवाई हुई है, तो आप इस रामजी लाल सुमन की सदस्यता भंग करवाने में हमारी सहायता करो। तो राजनाथ सिंह जैसे लोगों ने कुछ भी क्यों नहीं बोला? नहीं, राजनाथ जी तो इस वाले मैटर में तो फिर भी बोल सकते थे, क्योंकि ये तो एक तरीके से इसमें तो बीजेपी वर्सेस समाजवादी हुआ। लेकिन कंडीशन तो उस दिन खराब होती है जब जो है जो रूपाला है, जो बीजेपी के सांसद हैं, जब वो कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं तो उसमें फिर बीजेपी वालों को चुप होना पड़ता है। भाई ये जो रामजी लाल सुमन जी ने ऐसे अगेंस्ट बोला है, ना तो ये पहली बार है ना तो ये आखिरी बार है। इससे पहले जो है रूपाला जी ने बोला था और ये मेघवाल जी जो बीकानेर से सांसद हैं उन्होंने भी उल्टा सीधा बोल दिया था मीराबाई जी के लिए, है ना। तो ये जो है ना पहली बार है ना आखिरी बार है। बस अंतर क्या होता है, जब बीजेपी का सांसद बोलता है तो अखिलेश यादव जी उछल उछल के राजपूतों के रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं, जब समाजवादी का सांसद बोलता है तो फिर बीजेपी रहनुमा बनने की कोशिश करती है, लेकिन है कोई नहीं अपना। इन रियलिटी सब मिले हुए हैं। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि, मुझे उम्मीद है किसी दिन ऐसा होगा कि जिस दिन इतिहास का डिस्कशन खत्म हो जाएगी, भाई बता दो कि हाँ राणा सांगा ने क्या किया, बाबर ने क्या किया, मीराबाई ने क्या किया, कोई ऐसी टीम गठित हो जो ये डिसाइड करके बता दे वंस एंड फॉर ऑल। क्योंकि अगर इतिहास पे बहस लगातार होती रहेगी तो देश कभी संगठित हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना गड़े मुर्दे उभर के बाहर आते ही हैं। अब जैसे वहां देखिए आप जो अमेरिका है, मोस्टली हिस्ट्री सेटल्ड है उनकी, वो सेटल है, कहीं ना कहीं उस पर अग्री करते हैं कि हाँ हमने कालों को मारा, परेशान किया, सब अग्री करते हैं उस पर, एक तरह से अग्रीमेंट है। हमारे यहाँ पे वो अग्रीमेंट नहीं, हमारे यहाँ पे हर आदमी आता है, फातिमा शेख जैसी गुफा छोड़ देता है, नई नई बातें कर देता है, कुछ भी बना देता है। तो उसके चक्कर में क्या होता है, इतिहास कभी सेटल ही नहीं हो पाता हमारे यहाँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो इतिहास है, इतिहास क्या है कि वो कई मतलब प्लेटफॉर्म से लिखा जाता है। तो जिस प्लेटफॉर्म से वो लिखा गया होगा तो ये देखना है कि वो किस प्लेटफॉर्म से लिखा गया है। जैसे महाराणा सांगा जी को लेकर जो ये रामजी लाल सुमन जी ने जो बात रखी,
वो कहा कि बाबरनामा इसका प्रूफ है। जी। तो अब ये एक प्लेटफॉर्म हो गया बाबरनामा। दूसरा है भाई ईरानियन हिस्ट्री, है ना, उन्होंने अपना व्यू लिखा हुआ है। फिर उस समय जो महाराणा सांगा जी के जो लेखक थे उन्होंने अपने लिखा हुआ है। तो एज ए इंडियन, एज ए भारतीय, सबसे पहला प्रश्न तो है कि हम किसकी बात को सही माने। तो राम जी लाल क्या कर रहे हैं? राम जी लाल के पिता ने कहा कि तू मेरा बेटा है। तो राम जी लाल जो है वो अपने पिता की बात नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, वो जो पड़ोसी है वो कह रहा है कि नहीं भाई तू उसका पिता नहीं है, ठीक है नहीं। तो हर भारतीय व्यक्ति को भारतीय विचारधारा के अनुरूप जो बात लिखी हुई है उसको ही मानना चाहिए। हम बाबरनामा क्यों मानेंगे? बाबर हमारा दुश्मन था, आक्रमणकारी था, उससे हमारे देश का चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो उसका कोई लेना देना नहीं है। जो यहाँ पे हिंदुस्तान में जो मुस्लिम भाई हैं वो लोग भी तो 4 पीढ़ी 10 पीढ़ी पहले जो है हमारे ही भाई बंधु थे। किसी के पिताजी बाबा का नाम रामलाल था, किसी के बाबा का नाम विजय सिंह था। अब विजय सिंह जो है मान लीजिए शादाब खान बन गया तो, लेकिन विजय सिंह तो लड़ा तो था भारतीय सेना की तरफ से, क्या पता बेचारे विजय सिंह शहीद करे हो बाबर नहीं। अब उसके पोते मान लो अपने जिसके बाबा हमारे बाबा को शहीद किया हो और हम उसी को आइडल कैसे मान लेंगे? तो यहाँ के मुस्लिम भाइयों को भी ये समझना चाहिए कि आपके पूर्वजों के ऊपर भी जो अत्याचार हुए हैं वो भी इन बाबर या जो औरंगजेब या जो आक्रमणकारी बाहर से आए हैं उन्होंने ही किए हैं। और यहाँ पे जितने भी मुस्लिम भाई हैं 2-3 कारण से जो है वो पहले उनके पूर्वज हिंदू ही थे, तो वो 2-3 कारण से चेंज हुए। या तो जो है उनको इस्लाम में अच्छाई दिखी और उन्होंने मन से बदलाव किया, पूजा पद्धति बदली, या तो कोई लालच में कर लिया, या तो किसी भयवश कर लिया, या तो जबरदस्ती भी कर दिया कभी कभी। छोटा सा उदाहरण दूं मैं, 10-11 साल से मोदी प्रधानमंत्री हैं, कितने कितने लोगों के देख लिए हमने विचार बदलते हुए। हाँ। सोचिए आप 10-11 साल से हैं खाली वो। जी जी। बड़े बड़े सूरमा जो कभी कभी कहीं की बातें करते थे, पिछले 2 मिलाते फिर रहे हैं। अगर 600-700 साल इस्लाम का राज है तो किसी को इस्लाम अच्छा लगने लग गया हो तो इसमें बुरी बात क्या है भाई? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, समझ रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल समझ रहा हूँ। जो आपने, मैं उसको आपके ने जो बात बोली मैं उसको स्पष्ट बताता हूँ। जैसे कि एक कांग्रेस के सांसद थे, नहीं समाजवादी के सांसद थे, अपने अग्रवाल जी, क्या नाम था उनका, उन्होंने एक बार राज्यसभा की लोकसभा में ये बोला था कि ठर्रे में राम और रम में राम और पता नहीं कुछ ऐसे ऊट पटांग बात जो है देवी देवताओं को लेके बोली थी। बड़ा विरोध हुआ था, है ना। उत्तर प्रदेश से हैं, उनको नाम मेरे माइंड में आया जा रहा है और जाया जा रहा है। अच्छा, मुझे याद आ गया। हाँ, नहीं, है ना, मुझे भी याद आ रहा है। हाँ, तो उसके बाद उसके कुछ समय के बाद वो बीजेपी में चले गए। हाँ, नरेश अग्रवाल। हाँ। तो नरेश अग्रवाल, इतनी पार्टियां बदल चुके हैं कि पार्टियां परेशान है उनसे। नहीं, नरेश अग्रवाल जी जब उधर थे तो उन्होंने ये शब्द बोला, लेकिन उसके बाद जो है उनका हृदय परिवर्तन हो गया। आज नरेश अग्रवाल जी जय श्री राम कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये इसको लालच बोलते हैं। जी। उनको लगा कि भाई अब दूसरी तरफ कभी कुछ मिलेगा नहीं, तो अब यही इधर आके इस पाले में आके मिलेगा। तो मान लीजिए आप बता रहे हैं भाई 500 साल, कई लोगों ने देख लिया भाई ये तो अब जाने वाला नहीं है, औरंगजेब तो या अकबर तो जाने वाला नहीं है। तो कई लोगों ने सोचा कि भाई मुझे 10 सिक्के मिलते हैं तो 100 मिल जाएंगे, चल ठीक है, राम की जगह जजिया भी नहीं देना पड़ेगा, अल्लाह कर लूंगा, है ना। तो कई कारण रहे होंगे उसमें, कई लोगों को लालच रहा होगा। मुसलमानों की कट्टरता के पीछे मुझे ये कारण ज्यादा नजर आता है, शेम है उसमें, कहीं ना कहीं एक शर्म है जो कट्टर और बनाती है। अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो उस शर्म पे वापस जाना पड़ेगा, इससे अच्छा है और कट्टर। नहीं, देखो आपको एक बात बताता हूं मैं, जैसे कि जो ओरिजिनल मतलब शुरुआती जो इस्लाम के जो फॉलोअर्स हैं, तो आप देख रहे होंगे वो थोड़ा जो है पोलाइट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना। मैं भी दुबई हो गया, मुझे बता रहा हूँ, मतलब बड़े नॉर्मल लोग हैं। हाँ, है ना। जी। या फिर हम सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हैं, वहाँ के प्रिंस या वहाँ के लोकल, तो पहले से ही है। हाँ, टर्की तो पहले से ही है। तो अब वो बड़े जो है मतलब वो हो रहे हैं। अब जो हमारे जो यहाँ पे भाई बंधु हैं, देखो इसके पीछे मैं अपने हिंदू भाइयों की भी एक गलती मानता हूँ। अगर आप किसी व्यक्ति को बेवजह ही जो है बार बार पिंच करेंगे, उसको धर्म को लेके, उसकी जाति को लेके, उसके परिवार को लेके, तो एक दिन वो आपको अपने कपड़े फाड़ के और ये कहेगा भाई हूं, अब बता क्या करेगा। ठीक। अब इस देश में जो मुस्लिम भाई हैं, देखो उनका भी ये देश है और वो भी राष्ट्रभक्त हैं, वो भी अपने देश से प्रेम करते हैं। हाँ, अधिकतर नहीं, मैं कहता हूँ 99.9% है। वो जो आप गिनती करते हो ना
कि भाई ये टेररिस्ट है, ये ग्रुप है, कितने हैं वो, 100 हैं, 200 हैं, बताओ 20 करोड़ की आबादी में है, 2-4 हजार मान लीजिए टेढ़े मेढ़े निकल गए, और वो टेढ़े मेढ़े भी अधिकतर आपको बता दूं पैसों के लालच में काम करते हैं। जी, जी, ये भी मैं तो इनके साथ रहा हूँ मैंने ना। तो शो किया हुआ है पूरा कि पैसों के लालच में कश्मीर में प्रॉपर सैलरीज है लोगों की। हाँ, तो मैं इन टेररिस्टों के साथ रहा हुआ हूँ, तो मुझे इनका सबका पता है ना। तो अधिकतर लोग पैसों के लालच में या अलग अलग रीजन से, है ना, तो कभी कभी बहकावे में भी आ जाते हैं। लेकिन आप बताओ ना, उनकी गिनती तो 0.1% है ना, उसके कारण से आप पूरे किसी कम्युनिटी को ब्लेम करना भी ठीक नहीं है ना। मॉडरेट मुसलमान भी कभी कंडेम नहीं करता, जहां पे गलत होता है उसको कंडेम नहीं करता। प्रॉब्लम ये है, मॉडरेट मुसलमान वो मुसलमान है जो 1 से 9 तक हाँ हाँ करता रहता है, जैसे ही बम फटता बोलते नहीं भाई हम इसके साथ नहीं है। हाँ। तो प्रॉब्लम ये है, ये बड़ी प्रॉब्लम है 1 से 9 तक हाँ हाँ करने की। हाँ। कि वो कभी नहीं टोकते कि यार ये तो यही गलत है। हाँ। चलिए एक तरफ और बढ़ते हैं। मैंने ये बात से मैं सहमत हूँ कि इसमें जो मुसलमान भाई हैं उनको भी आगे आना चाहिए और गलत को गलत और सही को सही बोलना चाहिए। देखिए क्या है भाई, राजनीति करने वालों का तो चलो हम प्रॉब्लम समझ सकते हैं, लेकिन आप तो एक जनरल आदमी है ना, तो जनरल आदमी है तो जो सही है, जो गलत है गलत है। भाई मोदी जी मान लीजिए मुस्लिम भाइयों के साथ कुछ अच्छा कर रहे हैं, कोई योजना ला रहे हैं, तो आप तारीफ करो। ईदी दे रहे हैं, हाँ ईदी दे रहे हैं तो आप तारीफ करो ना। ये नहीं है कि जबरदस्ती किसी से चिढ़ना ही है ना। और अगर मान लीजिए कोई गलत काम कर रहे हैं तो आप खुल के कहो भाई ये गलत कर रहे हैं। आरजेपी का क्या फ्यूचर है? देखो आरजेपी का फ्यूचर मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया कि मैं अपने पिछड़े समाज के भाइयों से, मैं पूरे पीडीए से, जो ये बार बार अखिलेश जी अपनी समाजवादी पार्टी की दुकान जो इन्होंने बनाई है इसके सामने खड़े होकर जो बोलते हैं पीडीए, तो मैं पीडीए से निवेदन करूंगा कि आप हमारे साथ आओ। अखिलेश यादव जी पीडीए के नाम पे जब सत्ता में आए तो सिर्फ यादवों को सारी रेवड़ियां बांट दी। शेर सिंह राणा के साथ पीडीए आएगा तो क्योंकि मैं ना पी का कुछ ले सकता, ना डी का कुछ ले सकता, ना ए का कुछ ले सकता, तो मैं बिल्कुल जो न्यायपूर्वक जो जिसका अधिकार होगा वो उसको मिलेगा। आज से पहले आपने वीपी सिंह जी को मौका दिया, आज से पहले आपने चंद्रशेखर जी को मौका दिया। पूरा पिछड़ा वर्ग जानता है कि मंडल कमीशन वीपी सिंह जी लाए, इतने प्रधानमंत्री आए, तो जो न्याय आपके साथ क्षत्रिय करेगा वो दूसरा नहीं करेगा। मेरा आपसे निवेदन है, आरजेपी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ये राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है, इसके साथ आइए, इसके साथ जुड़िए, हमें एक मौका दीजिए आप उत्तर प्रदेश में, और हम आपसे वादा करते हैं आपके अधिकार सुरक्षित करेंगे। हमारा नारा है कि ना हम किसी का अधिकार छीनेंगे, ना किसी को किसी का अधिकार छीनने देंगे। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि यादव भाइयों को भी, जो पिछड़े वर्ग की दूसरी जातियां हैं, उनका अधिकार हम नहीं छीनने देंगे। जी चलिए आज के लिए बहुत अच्छा लगा भाई आपसे। थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो में आए। बहुत धन्यवाद।